हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर रहने वाला है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्लस रोटेशन रेवोल्यूशन, मतलब कि काफ़ी सारी डाइवर्स चीज़ें आप देखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का लेक्चर। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रेवोल्यूशन, डे एंड नाइट, सीजन्स, एक्लिप्स, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। हाँ, अभी तुमको रोज़ डे करवाते हैं, ठीक है। लास्ट में तुम मिलना भी तुम, ठीक है। अभी कंप्लीट हो जाने दो। चलो, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी पहले अब देखिए, क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर हम पहले पढ़ लेंगे तभी हमें समझ में आएगा जब मैं बोलूँगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, या फिर इंडियन जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। कोई स्टेट कितने लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, कितने लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, वो हमें तभी पता चल पाएगा जब हमें बेसिक्स पता होंगे। और बेसिक्स हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सही नहीं बल्कि पूरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे हमारे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले शेप ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे शेप ऑफ द अर्थ कुछ इस तरह से हमें समझ में आता है ना। शेप ऑफ द अर्थ हमने इस तरह से देखा होता है, शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये हम बोलते हैं, हो सकता है मुझसे ढंग से क्लियरली ना बन रहा हो या फिर ऐसे में बोल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का हमारा शेप ऑफ अर्थ है। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर नहीं होता कि आप सेंटर से हर पॉइंट पे इसकी सरकमफरेंस पे, इसकी परिधि में जहाँ पे भी लाइन खींचेंगे वो लाइन इक्वल डिस्टेंस की मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ से सेंटर से आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो वो लाइन लंबी होगी एज़ कम्पेयर टू आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे। भले इस फिगर में वो चीज़ ढंग से विजिबल ना हो, और विजिबल कराने के लिए चलो मैं फिर से नहीं होता तो इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि और क्लियरली आपको समझ में आए। जैसे ये है, मैंने पॉइंट लिया, ठीक है। ये परफेक्टली तो वैसा नहीं बना लेकिन ये ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, इस वाले डिस्टेंस से। या फिर ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम ही डिस्टेंस है तो वो इससे बड़ा होगा। अभी इससे है क्या ये चीज़, और ये है क्यों ऐसा शेप ऑफ द अर्थ। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक्चुअल में जो शेप ऑफ द अर्थ है ना तो सर्कुलर है और ना इस तरह का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। शेप ऑफ द अर्थ कुछ इस तरह का होता है, अर्थ का शेप इस तरह का होता है, ऊबड़ खाबड़ टाइप, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कहीं पे हमें बम्प नज़र आ रहे हैं, कहीं पे डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, गड्ढे नज़र आ रहे हैं, कहीं फिर से बम्प नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी प्लेन, इतनी स्मूथ तो है नहीं हमारी अर्थ। जहाँ पे मान लो प्लेट्यू हैं, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे हमारी अर्थ उठी हुई होगी। और जहाँ पे लेक्स हैं, इस तरह के डिप्रेशंस हैं, तो वहाँ पे अंदर की तरफ हमें घुसी हुई प्रतीत होगी जो हमारी अर्थ है, कि अंदर की तरफ वो मतलब कि घुसी हुई है। तो हम करते क्या हैं, हम एवरेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे उठा हुआ, अब एवरेज में आप क्या करते हो, जैसे कि आपने मैथ्स में सीखा होगा इस चीज़ को कि अगर 3 है, ठीक है, 8 है, 11 है, 2 है, 5 है, 20 है, तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, ठीक है। आपने सीखा होगा कि भाई मान लो कि 11 एवरेज है या फिर मान लो 10 एवरेज है, कोई या तो इनमें से मान लो या तो फिर इनमें से नहीं, तो होगा क्या, जो सबसे छोटा नंबर है फॉर श्योर वो एवरेज में उससे बड़ी वैल्यू निकलेगी, और जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा हमें मिलेगा। तो वही करते हैं, जो बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एवरेज में अगर हम बात करें तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। हमारी अर्थ कुछ इस तरह की है, जो ये बाहर की लाइन आपको दिख रही है एक्चुअल में कुछ इस तरह की ऊबड़ खाबड़, लेकिन हम एवरेज निकाल के उसको कुछ इस तरह का बना देते हैं जो यहाँ पे रेड लाइन से मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि परफेक्ट ऐसा लग रहा है कि कितना स्मूथ सर्फेस है। इतना स्मूथ सर्फेस होता नहीं है वो, ठीक है, वो हम एवरेज ड्रॉ करते हैं। अब इस पर्टिकुलर शेप को हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं जियोइड शेप, या फिर इसी को बोल देते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों जो हमारी अर्थ है वो जियोइड शेप की है। लेकिन बिफोर दैट ये जियोइड शेप क्या होता है, स्फेरिकल लग रही ना हमें, ये गोलार्ध की तरह, ठीक है, सर्कुलर नहीं है, एग्जैक्टली गोल नहीं है, लेकिन स्फीयर की तरह तो लग रही है। तो फिर भी इसको हम क्यों नहीं बोलते हैं कि ये स्फीयर की तरह लगती है, बल्कि इसको हम बोलते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप की लगती है, क्योंकि ये अर्थ का इसका यूनिक शेप है। ये स्फीयर की तरह भी नहीं है, बिकॉज स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में आप वही अगेन सेंटर से, एंड सॉरी फॉर दैट नॉइज,
तो सेंटर से कहीं पे भी आप लाइन खींचेंगे स्फीयर के सरकमफेरेंस पे तो वो लाइन इक्वल डिस्टेंसेस की हमें मिलेंगी, जैसे कि सर्कुलर में होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो हमारी अर्थ का शेप है, अगर आप ध्यान से देखें या तो इस फिगर में ही आप देख लें जो हमने रेड से ड्रॉ किया है, ये सेंटर में बल्ज्ड है। सेंटर में बल्ज्ड है इसका मतलब है फूली हुई है, और पोल्स पे, ध्रुवों पे ये फ्लैट होती है। तो जियोइड शेप होता क्या है, लिटिल फ्लैट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड बल्ज्ड एट दी सेंटर, और बल्ज्ड एट दी, चलो सेंटर अभी यूज़ करो, इक्वेटर टर्म का भी मैं यूज़ कर नहीं रहा हूं कंसिडरिंग कि आपको इक्वेटर नहीं पता है कि इक्वेटर क्या होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे का, रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये लगता क्यों है, क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है। तो अब यहीं से हम रोटेशन रेवोल्यूशन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए रोटेशन जो हमारी, इतना तो आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स का मतलब है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम कंसिडर करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। सेंट्रीपिटल होता है अपकेंद्रीय, जो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। उस बाहर की फोर्स की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसा स्फेरिकल लें, या फिर आप मान लेते हैं जैसे पानी हो, ठीक है, पानी है बकेट में, आपने एक्टिविटी करी होगी, आपने खूब जोर से पानी को कभी ना कभी घुमाया होगा, तो पानी ऊपर की तरफ ऐसे छलांग मार देता है, नहीं ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इधर इधर साइड में जा नहीं सकता है। अगर वो आपका जो बकेट है वो इलास्टिक, इतना इलास्टिक होता कि मतलब जैसे प्लास्टिक का बना होता, तो ऑब्वियस सी बात है वो बल्ज करता, बाहर की तरफ निकलता। जैसे कि हमारी अर्थ क्योंकि रोटेट करती है, बहुत जोर का घूर्णन करती है, उसके रोटेशन की वजह से ये बल्ज हो जाती है। कहाँ पे? सेंटर में। और ये यहाँ पे क्योंकि सेंटर की तरफ ग्रेविटी लगती है, तो उस ग्रेविटी की वजह से नॉर्थ और साउथ में, जिनको हम पोल्स बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पे ये फ्लैट हो जाती है। तो ये एक यूनिक शेप होता है, इसलिए हमने स्फीयर ना बोल के जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड बोला। तो इसीलिए अगर आपसे कभी पूछ ले कि इसका पोलर सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है या फिर इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस, पोलर सरकमफ्रेंस का मतलब है ये वाला, ये जो पूरा सरकमफ्रेंस तो आप जानते ही है ना, तो सरकमफ्रेंस पोलर वाला ये वाला हो गया, और अगर मैं बात करूं ये वाला हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस। तो बड़ा कौन सा होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो एरिया आप कवर करोगे वो बड़ा होगा, ये वाली डिस्टेंस बड़ी होगी, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे दैट विल बी लेसर। रीजन अगेन सेम, क्योंकि बल्ज्ड है सेंटर पे हमारी जो अर्थ है, एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स, ध्रुवों पे फ्लैट है। सिंपल। रेडियस ऑफ द अर्थ अगेन, अब क्या ये वैल्यूज याद रखनी है? नहीं, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रफ आइडिया रख लो, 40,000 के समथिंग है ये, ऑलराइट। और ध्यान रखना यहाँ पे तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है, बट ये 70 होगा यहाँ पे, 70, ठीक है, यहाँ पे सेम है ना, 70 होगा यहाँ पे। देन हम वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, ये सेंटर है मान लो अर्थ का, और इक्वेटोरियल रेडियस, कल हम लोगों ने देखा था रेडियस ऑफ अर्थ, याद आ रहा है आपको? ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6371 किलोमीटर्स, ये वैल्यू बताई थी। ये मीन रेडियस है, एवरेज रेडियस है, लेकिन अगर हम ये वाली रेडियस कंसिडर करें इसको इक्वेटोरियल बोलेंगे, ये वाली कंसिडर करें इसको पोलर बोलेंगे। रीजन साफ है, क्यों? क्योंकि हम सर्कल में किसी भी पॉइंट में सरकमफ्रेंस में खींचते हैं, सबको रेडियस बोलते हैं, ऐसे रेडियस के अलग अलग नाम नहीं होते हैं, इक्वेटोरियल और पोलर ये सब, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे बल्ज्ड है हमारी अर्थ, इसलिए इसको हम इक्वेटोरियल रेडियस बोलते हैं, क्योंकि इक्वेटर है, सेंटर पे भी इक्वेटर वगैरह पढ़ेंगे क्या होते हैं इक्वेटर पोल्स। लेकिन इसी वजह से ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस वाली डिस्टेंस से बड़ी होगी, यानी इक्वेटोरियल रेडियस, भूमध्य रेखीय जो त्रिज्या है वो ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी होगी। रीजन अगेन सेम। नाउ कमिंग ऑन टू दी इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, जो हमारी पृथ्वी है, कल हम लोगों ने देखा था इस चीज़ को कि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। अब क्यों झुकी हुई है इसके पीछे का भी रीज़न है, लेकिन एक चीज़ जो कल के लेक्चर में आपको नोट कर लेनी है, दैट इज़ कि जो यूरेनस है हमारा, अरुण जो ग्रह है, यूरेनस प्लैनेट है, इसको हम रोलिंग प्लैनेट की संज्ञा देते हैं, इसको हम रोलिंग प्लैनेट बोलते हैं। रीज़न उसका क्या है? रीज़न इसका ये है कि यूरेनस जो है हमारा तकरीबन 90 डिग्री टिल्टेड है, तो ऐसा लगता है ये अपने ऑर्बिट में रोल कर रहा है, जैसे कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है, सीधी नहीं है हमारी अर्थ, झुकी हुई है।
क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा कि क्यों झुकी हुई है। रीज़न इसका ये कि क्योंकि अभी तक इसको लेके क्लियर हाइपोथेसिस आई ही नहीं है। ये माना जाता है कि जब ये बनी थी तो कोई एस्टेरॉइड हो सकता है इसे टकराया होगा, जो डेबरी का मतलब अवशेष टकराया होगा, जिसकी वजह से इसका इंक्लिनेशन हो गया। ऐसे ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट का इंक्लिनेशन है। जैसे यूरेनस का 90 डिग्री से भी ज़्यादा है, इसीलिए ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे रोल कर रहा हो, तो इसलिए इसको रोलिंग प्लैनेट बोलते हैं। है कितना वो इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री टिल्ट है, ठीक है, अपने एक्सिस से। ये है इसकी एक्सिस, ये है इसकी क्या एक्सिस, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अक्ष, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अक्ष, अक्षीय झुकाव। एक्सियल इंक्लिनेशन का मतलब हो जाएगा अक्षीय झुकाव, यानी कि अपने अक्ष पे कितनी ज्यादा झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये एक्सिस क्या होती है? एक्सिस वो लाइन होती है, हाइपोथेटिकली जो हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल लाइन है, मतलब कि एक्चुअल में कहीं लाइन नहीं है, लेकिन हम ड्रॉ कर देते हैं कि भाई ये वो लाइन है जिसके अराउंड इस तरह से हमारी पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है इस लाइन के अराउंड। जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, मान लो ये आप नहीं हो, ये वो है, ठीक है, ये आप हो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या, ये हो गई, ये सेंटर ऑफ एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है, एक्सियल, इनके अराउंड आप रोटेट कर रहे हैं, समझ गए, गुलाब लेके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सिस, और एक्सिस से 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया। ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये 23.5 डिग्री, तो बचा कितना, 66.5 डिग्री। ये 66.5 यानी 66.5 डिग्री है क्या, ये कुछ और नहीं बल्कि ये जो प्लेन है ना, प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन से कितना इंक्लिनेशन। अब ये प्लेन क्या है, रोटेशन रेवोल्यूशन भी आगे पढ़ेंगे। रोटेशन ये होता है, रेवोल्यूशन ये होता है, ठीक है। तो रोटेशन जिस लाइन के अराउंड करती है अर्थ, उसको बोलते हैं उसकी एक्सिस। तो एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जिस प्लेन के अराउंड, 3D फिगर में अगर हम देखें तो जिस प्लेन के अराउंड ये अर्थ रेवोल्यूशन करती है, परिक्रमण करती है, किसका, सूरज का, उस प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और उससे 66.5 डिग्री हमारी अर्थ जो है झुकी हुई, इसको कक्षीय झुकाव बोलते हैं, कक्षीय झुकाव। तो एक्सियल इंक्लिनेशन 23.5 डिग्री, ऑर्बिटल 66.5 डिग्री। नाउ कमिंग ऑन टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आई होप ये वाले जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोगों ने पढ़े वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ पे। इसको हिंदी में घूर्णन बोलते हैं। अर्थ का रोटेशन ये देखो, पहले इस तरह से हमारी अर्थ रोटेट करती है। ये क्या हो गई, इसकी एक्सिस हो गई, सिंपल। और उसके अराउंड ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है। और इसको बोलते हैं अर्थ का रोटेशन। ये ऊपर हो जाता है नॉर्थ पोल और ये हो जाता है साउथ पोल, ठीक है। तो ये एक्सिस है। और रोटेशन की डेफिनेशन है स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी अपनी अक्ष पे जो घूम रही है उसको बोलते हैं। और एक रोटेशन, एक चक्कर हम बोल सकते हैं। रोटेशन का मतलब ये है कि अपना एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करती है, सन के अराउंड नहीं। यहाँ से स्टार्ट करी फिर से अब यहाँ पे आ जाएगी, उसको बोलते हैं एक रोटेशन। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का एग्जैक्ट टाइम लगता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं इस लेक्चर को पढ़ने के बाद तो, कि एग्जैक्टली 24 आवर्स का एक दिन नहीं होता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स का होता है। नहीं, अभी भी 4 मिनट बच गए और ये 4 मिनट यूटिलाइज होंगे अभी आगे, देखिएगा। डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होता है, पश्चिम से पूर्व होता है। कौन से दो ऐसे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, यानी कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हुआ इसको हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज बोलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन दो ऐसे प्लैनेट हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्लैनेट का रोटेशन का जो पीरियड होता है, घूर्णन का जो समय होता है, वो सबसे कम होता है, लीस्ट होता है। मैंने ज़्यादा वाला बताया था कि नहीं, पता नहीं बताया था कि नहीं, लेकिन अभी चलो बता देंगे। लेकिन बताइए, लीस्ट तो पता ही होगा। क्लॉकवाइज हमारे कौन है, वीनस एंड यूरेनस, ठीक। लीस्ट में मैंने क्या बताया था आपको, जुपिटर, यानी कि जो हमारा बृहस्पति है, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो उसका सबसे कम टाइम है रोटेशन का। अब कुछ लोगों ने मरकरी लिख दिया होगा, यानी कि जो बुध होता है हमारा, हाँ बुध ही तो होता है, हाँ मरकरी। लेकिन मरकरी आंसर नहीं है, मरकरी रेवोल्यूशन में आएगा भी, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन का पीरियड है। नहीं कि सूर्य के अराउंड वो एक चक्कर सबसे जल्दी लगा लेता है, लेकिन अपनी एक्सिस पे सबसे जल्दी चक्कर जुपिटर यानी कि बृहस्पति लगाता है। और सबसे ज़्यादा टाइम, और कितना टाइम लेता है, रफली 10 घंटे का। हम 24 घंटे का लेते हैं ना रफली, वो 10 घंटे का रफली लेता है। लार्जेस्ट की अगर बात करें, यानी सबसे ज़्यादा टाइम ये वीनस यानी कि शुक्र लेता है। 243 दिन में अपना एक रोटेशन पूरा करते हैं वीनस जी,
ठीक, आगे बढ़ते हैं, रेवोल्यूशन देखते हैं। रेवोल्यूशन को बोलते हैं हिंदी में परिक्रमण, परिक्रमण बोलते हैं इसको हिंदी में। अब परिक्रमण भी देख लीजिए, ये हो गया परिक्रमण हमारा, इस सूर्य के अराउंड जो हमारा अर्थ घूम रही है इसको परिक्रमण बोलते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के अराउंड जो, और ये किस तरह का पाथ है, ये जो रास्ता है, ये पाथ है, ये किस तरह का है, किस शेप का है। याद करिए केपलर का पहला लॉ कि ये जितने भी प्लैनेट है, नॉट ओनली द अर्थ, जितने भी प्लैनेट है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब होता है पाथ या फिर रास्ता, जिस रास्ते में ये घूम रहे हैं, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसको दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, क्लियर। अब थोड़ा रेवोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। समझ तो आप क्या होता क्या है, लेकिन कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड। वहां पे क्या था, 23 घंटे 56 मिनट, जो 4 सेकंड बच रहे थे ना, वो 4 सेकंड हर दिन मिल के 6 घंटे बन जाते हैं एक साल में, रफली 6 घंटे और 9 मिनट। इसको आप अभी एकदम इग्नोर मारो, ठीक है, जैसे वो आपको मार रही है। ठीक है, तो 6 घंटे आप इसको ये कंसिडर करो। अब ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बन जाएंगे, 24 आवर्स। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है लीप वर्ष का, यानी लीप ईयर का, जो कि ये पर्टिकुलर ईयर है 2024। यहाँ पे फरवरी में हमें 29 डेज देखने को मिलेंगे रादर दैन 28 डेज। वो एक एक्स्ट्रा डे यहीं से निकल के आता है। एक तो जो 4 मिनट हम एक्स्ट्रा जोड़ते रहते हैं, ठीक है, वो 4 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, ठीक है, तो उससे 6 घंटे बन गए, और 6 घंटे टोटल 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। यानी ये वाला साल, यानी हर 4 साल में, यानी कि जैसे कि 2020 इससे पहले, अब 2024 में आपको मिल रहे हैं एक एक्स्ट्रा दिन, है ना, तो एक एक्स्ट्रा दिन आप वेस्ट कर सकते हैं अभी, तो 366 दिन होंगे ऐसे, 2028, 2032 एंड सो ऑन। ऑर्बिटल स्पीड इतनी होती है, इस गति से घूमती है अर्थ सन के अराउंड 29.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मैक्सिमम किसकी होती है, मरकरी की। 88 दिन में ही, 88 डेज में ही रफली अपना एक रेवोल्यूशन, एक परिक्रमण सन के अराउंड ये पूरा कर लेता है। और मिनिमम किसकी होती है, नेपच्यून। बहुत धीरे धीरे, जरा कमेंट बताइए, कल आपको बताए थे कि कितने टाइम में, तो रफली 165 साल में ये भाई साहब नेपच्यून जी सन का एक परिक्रमण पूरा करते हैं, सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं इन दी इलिप्टिकल ऑर्बिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की। रोटेशन रेवोल्यूशन से होता क्या है, तो रोटेशन से होता है डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं, एंड रेवोल्यूशन से होते हैं सीजन्स, यानी कि ऋतुएं होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डे एंड नाइट तो रोटेशन की वजह से ही होते हैं, लेकिन सीजन्स रेवोल्यूशन की वजह से होते तो हैं, लेकिन सिर्फ रेवोल्यूशन की वजह से नहीं होते हैं। इसमें रेवोल्यूशन प्लस अर्थ का जो इंक्लिनेशन है, अर्थ का जो टिल्ट है, अर्थ का जो झुकाव है, वो बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए रोटेशन से डे एंड नाइट कैसा होता है ये समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कि जैसे ये मान लो कि ये अभी रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे अर्थ की रोशनी, सॉरी सन की रोशनी पड़ रही है, जो यहाँ पे आप लाइटेड इल्यूमिनेटेड पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे दिन होगा, जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे रात होगा, ठीक है। जब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे रात होगा, और यहाँ पे दिन होगा, और यहाँ पे फिर रात होगा जब ये पीछे चला जाएगा। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि ये वाला जो इलाके होते हैं, यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, जो ध्रुव के पास होते हैं। वो तुम इसी फिगर में समझ सकते हो, वैसे तो आगे बताएंगे, लेकिन तुम इस फिगर में समझो। बार बार मुझे पीछे करना पड़ता है इसको, कि अभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, तुम इस पॉइंट को ले लेना और इस पॉइंट को ले लेना, तुम देखना पूरी घूम जाएगी ये अर्थ, लेकिन इसमें कभी उजेला नहीं होगा, कभी उजेला नहीं होगा चाहे जितना घूम ले। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पर कभी अंधेला नहीं होगा चाहे जितना घूम ले ये, ठीक है। घूम के ये डार्क फेज में नहीं जा सकता, और घूम के ये यहीं पे रहेगा डार्क फेज में। देखना हो रहा है ऐसा, ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट पीछे गया होगा तो इसको अंधेला मिला होगा, ये पॉइंट जब आगे आएगा तो उसको उजेला मिलेगा। लेकिन ये इसमें हमेशा तो नहीं, 6 महीने रात रहती है, और यहाँ 6 महीने दिन रहता है। 6 महीने क्यों रहता है, 12 महीने क्यों नहीं रहता, वो भी आप आगे समझेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर कि रोटेशन की वजह से, यानी कि घूर्णन की वजह से दिन और रात, और परिक्रमण की वजह से ऋतुएं होती हैं। लेकिन सिर्फ परिक्रमण इसमें नहीं, इसमें टिल्ट भी काम करता है। अब आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दी सन। जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करती है कि उसकी डिस्टेंसेस अलग अलग निकल के आती हैं। यहाँ पे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता है सन का, और यहाँ पे देखना सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे दूर होता है। क्लियर है? आई अगेन रिपीट कि जब हमारी अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती है तो सारे पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस नहीं होती है। एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा दिन आता है
एक ऐसा दिन आता है साल में जब वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, और एक ऐसा दिन आता है जब सबसे सबसे दूर होती है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 147 मिलियन का डिस्टेंस रहता है सन और अर्थ के बीच में, क्लोजेस्ट है ये, और सबसे फारदेस्ट है 152 मिलियन किलोमीटर्स का। जो सबसे पास में आ जाती है हमारी अर्थ सन के, तो उसको पेरीहीलियन बोलते हैं, हिंदी में उपसौर। पी से पास और पी से पेरीहीलियन, और उसका दूसरा वाला एपीहीलियन, जब सबसे दूर होती है। तो वो डेट कौन सी है, वो शुभ दिन कौन सा है, तो जब नियरेस्ट होती है हमारी अर्थ सन के तो वो है 3 जनवरी, 3 जनवरी, और जब सबसे दूर होती है हमारी अर्थ सन के वो है 4 जुलाई। अब आपके दिमाग में ये इस पे फिगर पे ज़्यादा फोकस मत करिए, यहाँ पे फोकस करिए, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि 3 जनवरी को जब सबसे पास होती है अर्थ सन के तो गर्मी पड़नी चाहिए एकदम चमक के, और 4 जुलाई को इतना दूर होता है तो ठंडी पड़नी चाहिए एकदम कटकटा के, है ना, हड्डी तोड़ सर्दी। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इससे ऐसा इसलिए नहीं होता है, अभी आप आगे जब आप थोड़ा सा मैं फिर से और समझाऊंगा तो आप क्लियरली समझ में आएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ कि हम इंडियंस के लिए तो ठीक है 3 जनवरी के टाइम पे मतलब ठंडी पड़ती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ना, भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण। तो मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि अर्थ का मतलब इंडिया नहीं होता है, ठीक है। अर्थ में डिफरेंट प्लेसेस होती हैं। अभी सिंपल अगर आप मतलब अभी समझना चाहें तो अर्थ, क्योंकि चलो अभी आगे समझना, मैं समझाऊंगा, अभी बस डेट याद कर लो, आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये होता है पेरीहीलियन और एपीहीलियन, क्लियर। अब आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले समझना ज़रूरी है, देन मैं आपको वो सीजन वाले कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब अच्छे से समझ में आएगा तभी वो और कायदे से। वैसे तो बिना लॉन्गिट्यूड के भी आप सीजन समझ सकते हो, लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को एक साथ यहाँ पे हम कर लेंगे। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। रजनीश, कुछ लोगों ने सही सन ग्रे गेट रिफ्लेक्टेड, नहीं रिफ्लेक्शन कुछ नहीं प्रदीप भैया, रिफ्लेक्शन का कुछ नहीं यहाँ पे रोल, वो इंक्लिनेशन का रोल है यहाँ पे, वो आप आगे समझेंगे। तो अब आते हैं अक्षांश पे, अक्षांश और देशांतर। देखिए ये हम पढ़ने वाले इमेजिनरी लाइंस, मैं पहले ही बता दूँ, हम पढ़ने वाले इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाओं के बारे में, है ना। इतनी चीज़ों की आप कल्पना करते हैं, इसकी भी कल्पना कर लीजिए कि हमारे अर्थ में इस तरह की लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ ये इसी तरह की लाइन नहीं होती हैं, और भी तरह की लाइन होती हैं ऐसी। वो जो अभी पहले रेड कलर से ड्रॉ करी थी वो तो हॉरिजॉन्टल थी, क्षैतिज रेखाएं जिनको बोलते हैं, और ये कैसी हैं, वर्टिकल है, क्लियर। तो ये लाइन पहली बात तो ड्रॉ क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं, इनको पहले बता दूं। जो रेड वाली लाइन है इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि लेटी हुई है ना, तो लैटिट्यूड हो गई, हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। और ये जो हरी हरी लाइन है, ग्रीन लाइन से, इनको देशांतर बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। हमारे ज्योग्राफी वाले सर हुआ करते थे, वो लॉन्जी बोलते थे, लॉन्जी ठीक है, मैंने तो लॉन्जी बस उन्हीं के मुझे सुना है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि वही गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, है ना। आज तो अभी तो मुझे यही लगता है, हो सकता है लॉन्जी बोलते हो, लेकिन जितने लोग मैंने मुझे सुना है तो लॉन्गी सुना है। तो खैर, ऑल रिस्पेक्ट टू टीचर, ऑल रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी टीचर, लेकिन मारते बड़ा कर रहा थे हमारे स्कूल के जो जितने भी टीचर थे, मतलब सब का मारने का स्टाइल अलग अलग था, और कायदे की मार पड़ती थी एकदम, ठीक है। खैर, लॉन्जिट्यूड पे आते हैं तो लॉन्जिट्यूड क्या होती हैं, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ड्रॉ क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये आता है। ड्रॉ इसलिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब तुमसे पूछें, तुमसे वो, ठीक है उसका मन मान लो चेंज हो गया, ठीक है, काफ़ी पीछे पड़े रहे, काफ़ी उसने बेइज्जती करी तुम्हारी, ठीक है, लेकिन जब बेइज्जती करी तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि यार बंदा तो सही है। तो उसने बोला कि बताओ कहाँ पे हो, तो कहाँ पे उसने पूछा, अब तुम बोलोगे यहीं पे है, तो फिर उसका जाना तय है अब, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये जवाब सुन के यहीं पे, अरे यहीं पे क्या, कोई लोकेशन बताओगे ना तुम कि भाई मजनू के टीले के पीछे, या फिर या फिर मान लो कि एक बेरी का पेड़ है, तो ऐसे करके आप रेफरेंस दोगे कुछ। तो बस रेफरेंस देने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस देने के लिए। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ये मान लो कि 66.5 डिग्री का नॉर्थ का लैटिट्यूड है, देश क्या है, अक्षांश है, और ये है कोई मान लो कि 66.5 डिग्री ईस्ट का देशांतर है। तो मैं बोलूँगा 66.5 डिग्री लैटिट्यूड ले लो और 66.5 डिग्री का ये ले लो लॉन्गिट्यूड, और जहाँ मिल रहे हो वहीं आ जाओ, ये पॉइंट हो जाएगा। तो रेफरेंस के लिए, एक पॉइंट की किसी लोकेशन बताने के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में, अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जो ईस्ट से वेस्ट चल रही हैं,
ये एंगुलर डिस्टेंस, अभी इसको रुक जाओ, इस पर फोकस मत करना, ठीक है, नहीं कन्फ्यूजन होगा, इसको भी हम समझा दूंगा। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड बराबर होता है 111 किलोमीटर, टोटल 181 है। देखो ये मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया अर्थ, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि पहला पॉइंट क्या है, 1 डिग्री लैटिट्यूड के बराबर बीच में मतलब 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, टोटल 181 लैटिट्यूड है। देखिए जो एकदम सेंटर से पास हो रहा होगा लैटिट्यूड अक्षांश, उसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री। ऐसे 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन, ऐसे करते 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 पता है हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे 90 डिग्री तक। ऐसे नीचे भी जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे जाएंगे, हम पहुँचेंगे 90 डिग्री तक, ठीक। तो कितने टोटल लैटिट्यूड्स हो गए, अक्षांश हो गए, 90 इधर, 90 इधर, और एक ये 0 डिग्री तो आपने जोड़ा ही नहीं, तो 90 + 90 + 1 181 लैटिट्यूड हो गए हमारे। कई बार पूछ लेता है लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हुए हैं, लैटिट्यूडनल सर्कल कितने हुए, तो उत्तर 179 निकल के आता है, 179। रीजन, जो लैटिट्यूड है ना ये लाइंस नहीं है, ये सर्कल है, हैं अभी तो लाइंस बोल रहे थे, वो बस समझाने के लिए, लेकिन आप खुद समझिए ये जो इस तरह से लाइन जा रही हो, पीछे भी तो जा रही होगी ऐसे करके, पूरा सर्कल बनाएगी, ये जो है पीछे जा रही हुई सर्कल बनाएगी, यानी कि इस तरह के ये सर्कल हैं, सबसे बड़ा सर्कल एकदम सेंटर पे, इस तरह के सर्कल्स हैं जो सामने से 2D फिगर में लाइन लगती हैं। लेकिन ये सर्कल यहाँ पे 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री वाले नीचे पे पॉइंट बन जाएंगे ऐसे, ये सब इक्वेटर पे हैं अभी, सेंटर पे ऐसे 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 छोटा होगा 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 और ये पॉइंट बन जाएगा। ये सर्कल तो रहा नहीं, ऐसे नीचे भी, यानी 2 पॉइंट हटा देने हैं, सर्कल लैटिट्यूडनल सर्कल बन जाएगा। क्लियर। अब एक चीज़ को समझो, और एक चीज़, हाँ वैसे तो अभी मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ को, लेकिन अभी समझ लो, ये जो 0 डिग्री का है ना, इसको इक्वेटर बोलते हैं, आगे हम देखेंगे, भूमध्य रेखा, ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगेन दीज आर इमेजिनरी लाइंस, कहीं पे आपको दिखेंगे नहीं, देखो 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 इक्वेटर जा रही है, वो देखो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, पकड़ लो उसको, ऐसा नहीं, ठीक है। इक्वेटर जो है पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्यों डिवाइड करती है, अब मान लो ये 5 डिग्री, अब उसने बोले कहाँ पे हो, तुमने बोला 5 डिग्री में, अरे 5 डिग्री तो ऊपर भी हो सकता है, 5 डिग्री नीचे भी हो सकता है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा नॉर्थ के साउथ, यानी कि इसके ऊपर वाले जितने भी लैटिट्यूड हैं वहाँ पे आप एन का यूज़ करते हो, एन वहाँ पे दर्शाता है नॉर्थ को, यानी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, और जब एस है यहाँ पे इसका मतलब है साउथ, यानी सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि जो हमारा भूमध्य रेखा है, इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, फिर विषुवत रेखा, ये पूरे इसको ऊपर वाले हिस्से को मतलब पूरे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। अब आओ दूसरी चीज़ पे, यहाँ पे चलो आपको समझा देते हैं, या तो चलो वहीं पे समझ लो अगर समझना है तो, यहाँ पे समझो, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें वो हो जाएंगी ना। देखो ये है आपका 0 डिग्री का मान लो, ठीक है, ऐसे 1 डिग्री का होगा, ऐसे 2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, 4, 5, 6, 7, ठीक। इन सब के बीच में डिस्टेंस सेम रहती है, इनकी खासियत है ये लैटिट्यूड की, कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो समान रहेगी, यानी हर डिग्री में 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही 1 और 2 के बीच में, वही 2 से 3 के बीच में, वही 3 से 4 के बीच में, वही 4 से 5 के बीच में। किसी भी 2 लैटिट्यूड को, सक्सेसिव लैटिट्यूड्स को ले लो, सक्सेसिव का मतलब है कि एक के बाद एक, जैसे कि अगर मैं 88 लूंगा तो उसके बाद 89 या फिर 87, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है मतलब 1 डिग्री का डिफरेंस, तो 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर्स। क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड हैं, अक्षांश हैं, लैटिट्यूड्स वो कौन इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री इक्वेटर तो तुम समझ गए, ये 23.5 डिग्री वाला है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये 23.5 डिग्री वाला साउथ वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ साउथ आप समझ गए ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ऐसा क्या, 23.5 में ऐसा क्या है, 23.5 में ऐसा क्या है जो 23 में नहीं है, फिर 24 में नहीं है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, इसको एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, ये सारे नाम अब आगे यही यूज़ होंगे,
तो आपको समझना है, अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल रहा हूँ, मकर रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है, इसको आर्कटिक व्रत और इसको अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं। तो पता होना चाहिए मैं किस लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात अगेन वही आती है कि ये 23.5 में ऐसा क्या है जो 23 से 24 में नहीं है, 66.5 में ऐसा क्या है। तो ऐसा ये है कि यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे छोटा सा वीडियो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि ये किस तरह से इंक्लाइंड हुआ और ये जो है यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं। ऐसे ही सर्दियों के टाइम पे जैसे कि अभी तुमने देखा कि किस तरह से पृथ्वी घूम गई ना, ये देखो घूमी और यहाँ पे पड़ रही चमक के। ऐसे ही 6 महीने बाद इधर की ओर घूमती और यहाँ पड़ती चमक के। क्या यहाँ पड़ती है? क्योंकि ये सीधी नहीं है, ये जो अर्थ अब सही है, अब जो बना है टेढ़ा टेढ़ा, ये अब सही है, ये सही पोजीशन है अर्थ की, इंक्लाइंड है। इसलिए मैं वहाँ पे तो सीधे फिगर में ड्रॉ करने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ये होगा हमारा, जहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगे। यानी ये 2 पॉइंट ऐसी हैं, 2 लाइनें ऐसी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसके बियॉन्ड इंक्लाइंड रेज पड़ती हैं, कभी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं, तिरछी रेज पड़ती हैं यहाँ पे। यानी इसी वजह से ये वाला जो जोन है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चमक के धूप पड़ती है, चमक के गर्मी पड़ती, एकदम चमक जाओगे पूरी तरह से अगर यहाँ पे रहोगे तो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्लाइंड पड़ती हैं। अब इंक्लाइंड पड़ती हैं तो ऑब्वियस सी बात है सन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इन दी एटमॉस्फेयर टू रीच दी अर्थ। दैट इज वाई उतनी ज़्यादा चमक के नहीं पड़ेंगी, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन बोल देते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ टेम्परेट, नीचे वाले को साउथ टेम्परेट। अभी तुमको दिखाए थे कि ये वाला पॉइंट जब अर्थ घूम रही थी कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात, ये है वो जगह, फ्रिजिड जोन जिनको बोलते हैं, परमानेंटली फ्रोजन टाइप है ये। तो ये फ्रिजिड जोन क्या है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाले ने 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 66.5 डिग्री साउथ के नीचे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहते हैं, इसलिए है ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये आप देख सकते हैं। ओनली रीजन्स, ये आर्कटिक और अंटार्कटिक, ओनली रीजन्स दैट कैन एक्सपीरियंस 24 आवर, वो छोड़ दो, अभी हम देखेंगे, ठीक है, किस तरह 6 महीने दिन और 6 महीने रात, यानी 24 घंटे यहाँ पे लाइट या डार्क रहती है, 24 घंटे। जब यहाँ पे 6 महीने दिन का टाइम होता है ना, तो 24 घंटे यहाँ पे दिन रहता है। और ये क्या है, टॉरिड जोन है, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है। यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड रेस पड़ती हैं, यहाँ पे इंक्लाइंड रेस पड़ती हैं, यहाँ पे तो 6 महीने तक पड़ती नहीं है, यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं, तुम्हें आगे पता चलेगा, अभी इसको स्किप कर दो, ठीक है। और एक चीज़, चलो अभी तो आगे चीज़ बताएंगे अभी, कि रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं, बट अभी नहीं, आगे हम जब MCQ सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। तो लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, अगर क्लियर है तो, देशांतर पे। डोल्ड्रम भी बोलते हैं, वो आगे देखेंगे, अभी तो देख लो टॉरिड जोन और डोल्ड्रम भी यहीं पे होता है। इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, जब वो विंड्स पड़ेंगे ना तब बताऊंगा मैं डोल्ड्रम और ITCZ वगैरह। फिर लोग सोते कब, सोने के लिए बेड चाहिए ना, अपना बेड डालो और जैसे लाइट जल रही है अभी मान लो, ठीक है, कंबल मुँह से ओढ़ लो अंधेला हो जाएगा। जितने भी ना रोज़ डे गुलाब दिवस, रुक जाओ अभी तुमको ख़त्म होने तो फिर तुम्हारा करवाते हैं। ऑल राइट, हॉर्स लैटिट्यूड अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, यानी देशांतर पे आते हैं, ठीक है। देशांतर क्या होते हैं, ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन ये ऐसे वर्टिकल होती हैं, खड़ी हुई लाइन, ठीक है। जैसे लेटी हुई, लेटी से लेटीट्यूड हो गया और दूसरी वाली लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी देशांतर। ये अगेन इमेजिनरी लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, रन करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कैसे, ये है, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही हैं, नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट कर रही हैं। ये अर्थ हमारी इंक्लाइंड है, मैंने भी इंक्लाइंड ड्रॉ कर दिया है ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, नॉर्थ पोल साउथ पोल को कनेक्ट कर रही हैं जितनी भी लाइंस हैं। क्लियर है? पहली चीज़, डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो समान यानी कि सेम नहीं रहती है, जो कि लैटिट्यूड में रहती है। लैटिट्यूड में 0 डिग्री 1 2 3 4 सब में बीच में डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ज़्यादा डिस्टेंस है, कम हो गई और कम और कम और कम और कम और कम और कम, 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में
यानी इक्वेटर में मैक्सिमम है डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, लेकिन पोल्स पे कितनी है, 0 है डिस्टेंस, क्योंकि पोल्स पे तो सब जाके मिल रहे हैं। इसका चलो मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ऊपर से देखने में कैसे लगेंगे ये लॉन्गिट्यूड्स, ऊपर से देखने में तो ऐसे लगेंगे ना हमको, ऊपर से देखने में तो ऐसे लगेंगे ना, ऐसे ही तो लगेंगे ऊपर से देखेंगे अगर तो हम। टॉप का व्यू है ये, ठीक है, टॉप का व्यू है ये। तो ऊपर तो सब आके ऐसे मिल रहे हैं ना, ऐसे नीचे से भी ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन अगर हम सामने से देखें तो सामने से कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग तो तुम लोग को पता ही है हमारी कितनी एकदम, पिकासो भी फेल है हमारे सामने। अब ये ड्राइंग जो है ना, आज से कई सालों बाद कई बिलियन डॉलर्स में बिकेगी, ध्यान रखना। अभी तुम लोग मौज ले भले ले सकते हो इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप अगर एक चीज़ को देखो, ये हटा देते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को देखो कि सामने ऐसे ऐसे दिख रही हैं, बट यहाँ पे सारी जाके क्लोज हो रही है, यानी कि डिस्टेंस 0 है। इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे, और पोल्स पे जाने ते वक्त ये घटने लगेगी डिस्टेंस, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बट मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे, और वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर्स ये होती है। और हर लैटिट्यूड के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, वो भी 111 किलोमीटर्स ही थी, ठीक है। माइल्स में अगर इसको रफली कैलकुलेट करें तो आई थिंक 69.2 माइल समथिंग ही आना चाहिए, ठीक है। और टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, लैटिट्यूड कितने थे, 181 थे ना, 181, ये 360 हैं, 360 हैं। कैसे समझाते हैं देखो, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। मान लेते हैं ये रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है, ये रेफरेंस है, ठीक है। इसको पकड़ के इसी के एकदम सिमिलर ही पीछे भी होगा ऐसे कोई लॉन्गिट्यूड, ये ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऐसे पीछे भी होगा। तो यहाँ से आप जब जाओगे ना, तो यहाँ से कितना आपको जाना पड़ेगा, टोटल 180 डिग्री आप घूमेंगे। यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री, क्लियर। तो कितने हो गए टोटल, 360। फिर आप बोलेंगे सर इसको तो जोड़ना भूल ही गए, हाँ तो 361 ना, 360 ही होंगे। ये बात बिल्कुल सही, इसको जोड़ना भूल गए तो एक जोड़ेंगे, लेकिन एक घटाएंगे भी। एक घटाएंगे क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ पे गए तो जो आपको लॉन्गिट्यूड मिला वो 180 डिग्री नाम का एक लॉन्गिट्यूड था। जब आप यहाँ से गए तो भी तो वही मिला होगा, 180 डिग्री वाला ही। तो डबल काउंटिंग हो गई, डबल काउंटिंग हो गई। जैसे कि हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरह से GDP में डबल काउंटिंग कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो वो हम इकोनॉमिक्स के लिए छोड़ देते हैं, अभी इस पर फोकस करते हैं। तो आंसर कितना होगा, 360। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि जो हमारी पृथ्वी अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे हमारे। अब एंगुलर डिस्टेंस वाला एक कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, जो मैंने पीछे छोड़वाया था। क्या, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर होता है, ठीक है। अब एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, तुम्हारे पास एक कंपास हुआ करता होगा, याद करो, जिसका तुमने यूज़ किया तो नहीं था ज़्यादा। एक कंपास बॉक्स हुआ करता होगा, है ना, उसमें एक प्रोटेक्टर होता होगा, चांदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, चांदा जो होता था। तो एंगुलर डिस्टेंस का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे कि चांदे को यहाँ पे रख दोगे तुम, इस तरह से होता था ना चांदा हमारा नहीं, प्रोटेक्टर होता था। और कंपास का तुम यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से करते थे उसके यूजेस पे मैं ज़्यादा डिटेल में घुसूँगा नहीं, लड़के का ज़्यादा जानते होंगे इसके यूजेस के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप रखेंगे, ठीक है, तो कंपास को क्या करेगा, ये मतलब कि हमने इसको अर्थ को काट दिया बीच से, समझ लो, ठीक है। तो वो हमें कोई ना कोई एक डिग्री बता देगा, यही है, इसी को लॉन्गिट्यूड, इन्हीं को लैटिट्यूड। जैसे यहाँ पे लैटिट्यूड को दर्शाया गया, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये वाला जो लैटिट्यूड है यहाँ से पास होगा, उसको 15 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री। तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी आते हैं लॉन्गिट्यूड में इंपॉर्टेंट वाले कौन से। लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट देख लिए, 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल। लॉन्गिट्यूड्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 2, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको ग्रीन विच मीन टाइम इन शॉर्ट GMT भी बोलते हैं, ग्रीन विच मीन टाइम GMT इन शॉर्ट। और ग्रीन विच ही मीन टाइम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ग्रीन विच नाम की एक जगह, एक लेबोरेटरी है इन दी यूनाइटेड किंगडम, उसके नाम पे। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी नाम थोड़ा सा सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी क्लैरिफाई करेगा हिंदी नाम कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इसको बोलते हैं समय रेखा, और इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन।
प्राइम मेरिडियन, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर से, ये है प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। इंटरनेशनल डेट लाइन एक जिग जैग लाइन है, ये स्ट्रेट नहीं है, पहले तो ये समझ लो। क्यों नहीं है इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट, जिग जैग क्यों है वो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले प्राइम मेरिडियन पे फोकस करते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट कि ग्रेट सर्कल्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले ये बताओ यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, देन आई थिंक पहले ये पढ़ लेते हैं फिर ग्रेट सर्कल पे आते हैं, ठीक है। किसी का डाउट तो नहीं है, पूछ लो पहले। चलो तो हम पहले ये देख लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन पास कहाँ कहाँ से होती है, गुजरती कहाँ से है, ठीक है। तो ये इन कंट्री से पास होती है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, ठीक है। ये सारी हमारी कंट्रीज है जहाँ से पास होती है, और इसको याद करने की ट्रिक है। वैसे तो एसएससी में मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं से क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ ले तो बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम, ज़्यादा लोड मत लेना इसको याद करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैंने कभी देखे नहीं इस पे क्वेश्चन। तो ये इस तरह की ट्रिक बन जाएगी, बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम। तो बी से हो जाएगा आपका बुर्किना फासो, एस से हो जाएगा आपका स्पेन, एफ से हो जाएगा फ्रांस, जी से हो जाएगा घाना, ए से हो जाएगा ए से क्या हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा आपका, एम से माली हो जाएगा, टोगो से टोगो हो जाएगा, किंगडम से यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो 8 कंट्री से नंबर याद रखना कि 8 कंट्री से हमारी प्राइम मेरिडियन पास होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट वाट आर ग्रेट सर्कल, तो ग्रेट सर्कल्स आर एप्पल्स। तो ग्रेट सर्कल क्या होते हैं, जिनको हम महान वृत्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन आया तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सीधे सीएपीएफ वगैरह एग्जाम्स में तो पूछा जाता है, सिंह सीएपीएफ 2022 में इस पे क्वेश्चन बना। तो ग्रेट सर्कल क्या होते हैं, तो ये एक एप्पल है तुम्हारे सामने, ग्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आराम से, ये एप्पल है आपके पास, ठीक है। मैंने आपको एक नाइफ दिया, एक चाकू दिया, मैंने आपसे ये बोला इसको ऐसे काटो कि जो नाइफ, इसको ऐसे काटो कि इसके 2 इक्वल पार्ट हों, इक्वल मतलब इक्वल पार्ट होने चाहिए बिल्कुल, दोनों पार्ट जो आप एक बार नाइफ चलाएंगे तो जो 2 पार्ट निकल के आएंगे वो एकदम इक्वल होने चाहिए। तो अगर इक्वल होना है ना उन पार्ट्स को, तो जहां से आपका चाकू चलना चाहिए वो सेंटर जरूर नहीं, सेंटर से तो पास होना ही पड़ेगा आपके चाकू को। आप चाकू को ऐसे चला लो, आप चाकू को ऐसे चला लो, आप चाकू को ऐसे चला लो, सेंटर से तो पास होना ही पड़ेगा, तभी वो 2 इक्वल पार्ट में कट पाएगा। चल क्या रहा है ये, चल ये रहा है कि ये बताने के लिए कि ग्रेट सर्कल क्या होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऑल लॉन्गिट्यूड्स, सभी देशांतर, आर ग्रेट सर्कल्स, महान वृत्त होते हैं सारे ही देशांतर, एंड ओनली 1 लैटिट्यूड, एक अक्षांश, ओनली 1 लैटिट्यूड इज अ ग्रेट सर्कल। कमेंट में बताइए, गेस करिए वो कौन सा लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल होगा, यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लॉन्गिट्यूड का तब तक समझा देते हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड, सारे ऐसे मान लो कि सेंटर से ही पास हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो यार वो दिखाया नहीं गया है, लेकिन चलो मैं पहले तो ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका उत्तर इक्वेटर होगा, भूमध्य रेखा होगा। अब इसको समझो कैसे, यहाँ पे आओ, ये इक्वेटर है, इक्वेटर एकदम सेंटर से पास हुआ होगा, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। ऐसे ही जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, यहाँ पे देखो ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ऐसे तुम चाकू चलाओगे, ये लॉन्गिट्यूड ऐसे, देखो ये बात तो तय है ना कि सर्कल होते हैं, पीछे बताया था तुमको, वो तो 2D फिगर में लाइन लग रहे हैं, लेकिन सर्कल होते हैं पीछे ऐसे। ये जो लॉन्गिट्यूड है ऐसे, पीछे भी तो ऐसे गया होगा, ऐसे ये भी तो पीछे गया होगा ऐसे करके, तो ये सर्कल्स हैं। अब ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल है, क्योंकि सारे के सारे सेंटर से ही पास हो रहे हैं, ऐसे समझ लो। चाकू तुम चाहे ऐसे चलाओ, इस वाले लाइन, इस वाले प्लेन पे रख के चलाओ, इस वाले प्लेन पे रख के चलाओ, इस वाले प्लेन पे रख के चलाओ, सेंटर से ही पास होंगे। इसीलिए अर्थ के 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अर्थ के 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, तो इसीलिए सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल हैं। लेकिन ओनली एक लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल है, यानी कि एक लैटिट्यूड ही है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, अगर उसके अराउंड तुम चाकू चलाओगे तो तुम्हें मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अभी तक एसएससी में तो नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछ लेगा तो इसलिए मैंने बता दिया, फर्दर एग्जाम्स में तो पूछा जाता ही है ये, ठीक है। तो ये महान वृत्त होता है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड यूज्ड इन टाइम, समय को कैलकुलेट करने के लिए लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखिए, जो हमारी अर्थ है ना, पृथ्वी है, इसको पूरा 24 टाइम जोन में डिवाइड किया है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है पूरी अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी 360 डिग्री घूमती 24 घंटे में, बोले तो हर घंटे में 15 मिनट। यही तो मतलब हुआ कि अगर 360 डिग्री घूम रही है हर 24 घंटे में, एक 24 घंटे में का मतलब हुआ एक दिन,
यानी कि पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लिया, यानी कि दैट मीन्स कि 1 घंटे में वो कितना रोटेट करेगी, 15 डिग्री का उसका रोटेशन होगा, घूर्णन होगा। इज दैट क्लियर? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ को टोटल हम 24 टाइम जोन में डिवाइड कर लेते हैं। हर टाइम जोन का मतलब हो गया 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री। तो अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में, इनटू 24 टाइम जोन्स। क्लियर हो गया ये? अब अगर 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा है, 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा, 60 मिनट डिवाइड बाई 15, दैट मीन्स 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। अब ये जो है ना बहुत काम आता है। कैसे? ये हमें टाइम को कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे कि इंडिया का, जैसे कि मैं बोल दूं, चलो इंडिया छोड़ो, मैं बोल दूं कि कोई एक जगह है, कोई एक जगह का लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, मान लो ये हमने ग्रीनविच मेरिडियन ले लिया। देखिए लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं, देशांतर को मेरिडियन भी बोलते हैं, तो उसका सिमिलर टर्म है ये। तो ये 0 डिग्री को मैंने ले लिया, यहाँ बज रहा है 12, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक लॉन्गिट्यूड ले लिया 30 डिग्री, इसके ईस्ट साइड में ले लिया, और एक ले लिया इसके वेस्ट साइड में, ये भी 30 डिग्री है। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, ये जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कितना अंतर है दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में, 0 और 30 के बीच में? 30 का अंतर है, साफ साफ समझ में आ रहा है। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे होते हैं, यानी 2 घंटे का फासला है। तो ये जो लाइन है ये 2 घंटे आगे होगी, जो इस लाइन में जितने भी जगह हैं वो 2 घंटे आगे होंगी कि पीछे होंगी। तो जब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, पूर्व की तरफ, तो टाइम को जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 बज रहे होंगे दोपहर के, यहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 10, यानी जब आप वेस्ट जाते हैं तो टाइम को घटाते हैं। अब इसी एनालॉजी को यूज़ करते हुए तो मुझे ये बताओ, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास होते हैं, लेकिन एक को हम रेफरेंस मानते हैं, एक को रेफरेंस मानते हैं, वो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। जैसे 0 डिग्री को एक 1884 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो तभी 0 डिग्री को एक रेफरेंस लाइन माना गया, क्योंकि भाई लैटिट्यूड को तो मान सकते हैं, लैटिट्यूड तो एक ही है जो लैटिट्यूड पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड तो सारे ही है ना, तो किसको माने रेफरेंस? तो उसके लिए 1884 में कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो इसी वजह से इसके 0 डिग्री को यहाँ पे बोल दिया कि ये 0 डिग्री होगा। तो ये 66.5 डिग्री ईस्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो बताइए कितना समय का अंतर होगा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, और या फिर प्राइम मेरिडियन भी जिसको बोलते हैं, और इंडिया के बीच में? कुछ लोगों को तो रटा होगा तो इसलिए तुरंत आंसर दे दिया होगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? दोनों के बीच में अंतर कितने डिग्री का है? 66.5 डिग्री का। सर भागो, इन कमेंट क्यों नहीं आ रहे? सर भागो, क्या भागो? अरे सॉरी, हाँ 82.5 डिग्री, क्या मैंने लिख दिया, वो लैटिट्यूड वाला लिख दिया, ठीक है। 82.5 डिग्री, ऑलराइट, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में कितना अंतर हुआ? 82.5 डिग्री यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी इतने का अंतर हुआ। 15 डिग्री का मतलब है 1 आवर, ठीक है। तो इसके नज़दीक पहुँचते हैं डिग्रीज में, तो इसके नज़दीक हम पहुँचते हैं, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 75 डिग्री। तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 5 आवर्स, यानी कि 75 डिग्री किसको बता रहे होंगे? 5 घंटे को। 75 डिग्री बता रहा है 5 घंटे को, ठीक है। बचा कितना डिग्री? 7.5 डिग्री बचा, 7.5 डिग्री बचा। 82.5 और 75 में कितने का अंतर है? 7.5 डिग्री का ही अंतर है ना, 7.5। 15 डिग्री बता रहा है 1 घंटे को, तो 7.5 डिग्री कितने को बताएगा? 30 मिनट को बताएगा। सिंपल मैथ्स है, क्योंकि इस 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 डिग्री बताएगा 30 मिनट को। 75 डिग्री बता रहा है 5 मिनट को, और 7.5 जोड़ देंगे 75 में तो 82.5 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे 30 मिनट जोड़ दो, यानी 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है, आगे कि पीछे? आगे, क्योंकि हम ईस्ट साइड में चल रहे हैं इसलिए आगे। यानी अगर अभी मान लो अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:26 हो रहा है, 7 बज के फिर रफली 7:30 कंसिडर कर लेते हैं, तो GMT में जो लंदन है वहाँ पे कितना बज रहा होगा? घटा दो 5.5 घंटे। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ से वेस्ट साइड में चल रहे हैं, हम हैं ईस्ट साइड में, और जो ये हैं लंदन वाले वो हमसे वेस्ट में है, तो वेस्ट में चलने के लिए घटा दो, तो कितना बज रहा होगा? इनके यहाँ बज रहा होगा 2 दोपहर का भी, है कि नहीं? दोपहर का 2 बज रहा होगा इनके यहाँ पे, अभी आप चेक कर भी सकते हो, ठीक है। तो 2 PM हो रहा होगा। खैर
अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। तो ये चीज़ समझिए कि 24 टाइम जोन्स होते हैं और किस तरह से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, और ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे ऐड हैं, आगे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कभी टाइम जोन्स आपसे पूछ लें, ठीक है, टाइम जोन्स के बारे में, तो हमने अभी ये देखा कि टोटल अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया का तो हमारा एक ही टाइम जोन है इंडिया का, एंड दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, पूर्व अक्षांश, 82.5 सॉरी देशांतर नॉट अक्षांश, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारा एक ही रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है। लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जिनके एक से ज़्यादा हैं, कई सारे जैसे देश होते हैं उनका देशांतरीय विस्तार यानी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके ईस्टर्न वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि 2-3 लॉन्गिट्यूड, या फिर कई सारे देश हैं कि बहुत सारे, जैसे कि रशिया की अगर बात करें तो रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं। यूएसए की भी जो डिफरेंट जगहों में टेरिटरी है, क्योंकि रशिया आप देखो कितना चौड़ा है, चौड़ा जितना जो होता है ना, तो वो वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम जोन हमें देखने को मिलते हैं। वो उस पूरी तरह से उस देश पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि उस पर जबरन तुम्हें 11 टाइम जोन्स अडॉप्ट ही करने पड़ेंगे क्योंकि तुम इतना विस्तार है तुम्हारा। इंडिया का भी है, इंडिया का 30 डिग्री का रफली विस्तार है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही है, मांग उठती रहती है कभी कभी बीच में। रसिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं। चाइना जो हमसे कितना ज़्यादा वाइड, बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, उसका मात्र एक ही टाइम जोन है। चाइना में सिर्फ एक है, रशिया में 11 है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? फ्रांस। फ्रांस तो सर इतू सा है, बिल्कुल इतू सा है, लेकिन उसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह टेरिटरी है। फ्रांस वाले हमारे इंडिया में भी आए थे ना, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। तो ये डिफरेंट जगहों में इनकी कॉलोनीज हैं अभी भी, मतलब इनकी टेरिटरी हैं, तो उनको मिला के टोटल इनके पास 13 टाइम जोन है, 13। कहीं कहीं पे 12 है, कहीं कहीं पे 13, क्योंकि अगर इनका एंटार्क्टिका पे जो क्लेम है उसको भी हम मान लें तो 13 हो जाएंगे, और ना माने तो 12 हो जाएंगे। यूएसए के पास भी 11 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा किसके पास है? फ्रांस के पास है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, नाम में ये तिथि, डेट, डेट बदलती है इस लाइन से। ये प्राइम मेरिडियन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, और ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि इसके जस्ट ऑपोजिट। जैसे ये प्राइम मेरिडियन है तो इसके जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। ये इस तरह से जिग जैग लाइन तुम्हें देखने को मिल रही है, देख रहे हो कितना जिग जैग है ये। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसको क्रॉस करने पे डेट चेंज हो जाती है, डेट चेंज हो जाती है, हाँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो कि अभी 31 दिसंबर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर मान लेते हैं 1 जनवरी हो गया, ठीक है, 1 जनवरी हो गया, 31 दिसंबर की पार्टी खत्म हो गई, अब 1 जनवरी आ गया। अगर फिर से मनानी है तो यहाँ पे आप चले जाओ, कूद के इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर लो। ये पास होती है पैसिफिक ओशियन से, ये प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे चले जाओगे तुमको फिर से एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ से डेट चेंज होती है, क्योंकि ये है आपकी 0 डिग्री, 0 डिग्री है। आप पूरा घूमोगे 24 घंटे में, तो 24 घंटे में आपकी एक तिथि तो बदल ही जाएगी ना। तो इसीलिए जो 1884 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें यह भी डिसाइड किया गया कि किसको हम रेफरेंस लाइन मानेंगे जहाँ से डेट हमारी चेंज होनी चाहिए। तो हमने आईडीएल को माना, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसमें बस ये ध्यान रखना, सारी बातों, दो बस बात याद रखनी, दो बातें। एक तो ये स्ट्रेट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग है। क्यों है उसका रीज़न समझ लो। मान लो ये छोटा सा कोई कंट्री है, यहाँ से मान लो पास हो गई, तो आधे देश में कोई और डेट चल रही है, आधे देश में कोई और डेट चल रही है। मान लो कितने छोटे छोटे बिंदु से ये कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो पता चला यहाँ कोई और कुछ टाइम हो रहा है, यहाँ कुछ और टाइम, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको जिगजैग बनाया गया है, ताकि किसी लैंड से पास ना हो। और इसमें यह ध्यान रखना कि अगर अगर आप ये वेस्ट से ईस्ट में जाते हो तो यू गेन अ डे, वेस्ट से ईस्ट में जाते हो तो यू गेन अ डे, और ईस्ट से वेस्ट में जाते हो तो यू लूज अ डे, आप एक दिन खो दोगे डेट में, ठीक। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं हेमिस्फीयर, एंड इसके बाद हम सीजन्स वगैरह पढ़ेंगे। आई होप इतनी चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी। किसी कोई डाउट है तो कम ना पूछ सकते हैं। तो हेमिस्फीयर की अगर बात करें, गोलार्ध, ये कुछ इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हमें पता है ये इक्वेटर है, और मैंने बताया था तो कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, गोलार्ध में बांट देता है। तो ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसी तरह हमारे प्राइम मेरिडियन है, जो ये जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में इसी तरह से अगर हम इसको रेफरेंस माने तो डिवाइड कर देती है। इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध, और इसको पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इंडिया हमारा कहाँ पे आ रहा है, जरा कमेंट में बताइए कौन से हेमिस्फीयर में है इंडिया, जल्दी से।
तो इंडिया हमारा आ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी है, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेटर आपको समझ में आ गया, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सीजन्स पे। अब बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। सीजन्स पढ़ेंगे, इक्लिप्स पढ़ेंगे, खत्म, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। धर्मेश, जेके रॉलिंग, आयुषी, सबका सही है। चलो, तो अभी आते हैं सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, संक्रांति और विषुव पे। सोलिस्टिस को संक्रांति बोलते हैं, आई थिंक अयनांत बोलते हैं इसको हिंदी में, सोलिस्टिस को अयनांत, और इक्विनॉक्स को विषुव बोलते हैं हिंदी में। देखो इसको देखो ध्यान से, सन की रेस पड़ रही हैं लेकिन टिल्ट है इसका, ठीक है, टिल्ट को भी कंसिडर करते हुए आपने देखा किस तरह सन की रोज पड़ रही है। यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है अभी, ये जो नॉर्थ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिएगा, चाहे जितना अर्थ घूम ले, जितना अर्थ घूम ले, ये हमेशा डार्क में ही रहेगा, ठीक है। 6 मंथ लेटर का भी ये अभी देखना, जो नीचे का, चाहे जितना घूम ले वो कंप्लीट किस में रहेगा, डार्कनेस लाइट में। ये कितना देख रहे हो, कितना घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, बट फिर भी ये पॉइंट लाइट में, ये देख लो, ये पॉइंट लाइट में है, ये पॉइंट डार्कनेस में है, ठीक है। ये है समर का टाइम, 6 महीने बाद जब सर्दी होती है, तो सॉरी ये अभी तो समर टाइम है, पीछे दिखाया गया था विंटर का टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये है हमारा सूरज, ठीक है, सन जी है हमारे, ये अर्थ का टिल्ट है, ठीक है, अर्थ का टिल्ट है, जिसकी वजह से सन की जो डायरेक्ट रेज हैं कहाँ पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पे पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ये उसका ऑपोजिट है, सर्दियों के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होती हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारा दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, जैसे यहाँ पे आप देखो ऑस्ट्रेलिया है, हम इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो नदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए गर्मी का समय ये रहता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक के रोशनी पड़ रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए जब मकर रेखा पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है सन की। जब सन की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पे पड़ती है तो उसको समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन अयनांत बोलते हैं। ये डेट है 21 जून, 21 जून, जिस दिन हम योगा दिवस मनाते हैं, यानी इसी को हम बोलते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लंबा दिन होता है इस दिन। क्यों होता है? क्योंकि सूरज सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर उत्तरी गोलार्ध में इस दिन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे होता है। विंटर सॉलिस्टिस में लॉन्गेस्ट डे कब होगा? जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होंगी। वो कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर का होता है, 22 दिसंबर का। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए 22 दिसंबर यानी सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए सबसे बड़ा दिन है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन हो जाएगा ये 22 दिसंबर, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे शॉर्टेस्ट डे, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही आते हैं। आप देख लीजिए सदर्न में कौन आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा अफ्रीका आ रहा है, थोड़ा और साउथ अमेरिका। बाकी पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा एशिया, नॉट पूरा, थोड़ा सा पार्ट है बस नीचे, नहीं ऑलमोस्ट पूरा एशिया, यूरोप, आधा अफ्रीका, पूरा नॉर्थ अमेरिका, सब कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि लॉन्गेस्ट डे 21 जून को, समर सोलिस्टिस 21 जून को। अब ये मत सोचना सर सदर्न हेमिस्फीयर के लिए तो समर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को होगा, वो छोड़ दो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अभी मैंने बताया कि नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर लोग रहते हैं, ज़्यादातर कंट्रीज हैं, तो इसीलिए समर सोलिस्टिस हम 21 जून को बोलते हैं और 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। सबसे लंबा दिन 21 जून और सबसे शॉर्टेस्ट दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। लेकिन अगर वो कभी चेंज कर दे, विंटर का पूछ ले कि सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर का पूछ ले, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को, और उनके लिए सबसे छोटा दिन ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए 21 जून। इज दैट क्लियर? अब तुमसे वहां पे मैंने बताया था एक चीज़ याद करने के लिए बोली थी, रटने के लिए, कि वो याद करो 4 जुलाई और 3 जनवरी वाला कॉन्सेप्ट, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, वो भी यहाँ पे समझ लो। लेकिन पहले वो बाद में समझो, ये पहले समझ लो कि ये तो हो गया कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं। ये 2 पॉइंट देख पा रहे हैं ना, ये और ये वाला, ये इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है, इक्वेटर पे। अब ये फेस उस साइड है ना, सन के साइड है, तो वहाँ पे रोशनी पड़ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अंधेला है, क्योंकि ये पीछे के साइड है। तो इक्वेटर पे जब डायरेक्ट रेस पड़ती हैं तो इक्विनॉक्स होता है, पूरी पृथ्वी पे समान दिन व रात होते हैं। तो ध्यान रखना, सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स में यही अंतर होता है। सॉलिस्टिस आप समझ गए, इक्विनॉक्स होता है व्हेन एंटायर, यहाँ पे होगा भी, ये देख लो आप, इक्विनॉक्स डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे पड़ती हैं। दैट्स वाई एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स, यानी पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होते हैं। क्लियर? पूरी पृथ्वी पे
समान दिन और समान रात देखने को मिलते हैं। इनको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। 2 इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं। एक तो सितंबर के टाइम में 23 सितंबर, जिसको ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको शरद काल विषुव बोलेंगे, और इसको वर्नल इक्विनॉक्स या फिर इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वसंत विषुव बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है, वसंत विषुव। क्लियर है ये चीज़ कि 2 वो दिन कौन से हैं जब पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होंगे? सॉलिस्टिस, ये भी समझ गए, अभी आप खुद से पढ़ सकते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। और ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होते हैं, ये भी समझ गया, ठीक है, कि चाहे वो जितना भी घूम ले नॉर्थ पोल में, वो अंधेले में ही रहेगा, ये उजाले में ही रहेगा, ठीक है, बार बार वो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब वो एपीलियन पेरीलियन समझ लेते हैं। मैंने बोला था पेरीहिलियन मतलब पास, लेकिन पास में होता है 3 या फिर 4 जनवरी को, 3 जनवरी मान लेते हैं, ठीक है। 3 जनवरी का अगर मैं बात करूं तो 3 जनवरी मतलब कुछ ये वाला ओरिएंटेशन बन रहा होगा, जहाँ सदर्न हेमिस्फीयर, अगर मैं यहाँ पे एक आदमी को मान लो कि एक्सिस है, इसमें एक आदमी, जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था ना, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, वैसे ही ऐसे करके मान लो इसमें एक आदमी को बांध दिया। अब इस आदमी के पैर पे चमक के धूप पड़ रही है, वही सेम आदमी के केस में, इस केस में मुंह पे चमक के धूप पड़ रही होगी। मुंह को मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पैर को मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो सिस्टम है जनवरी के टाइम पे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे 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 आने में 6 महीने लगते हैं, तो जनवरी के टाइम पे कुछ ऐसा होगा, ऐसा सिस्टम जहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेस पड़ रही होंगी सन की। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, यानी कि यहाँ पे आ रहे होंगे, यानी सर्दियों का टाइम चल रहा होगा। तो भैया सर्दी और जो गर्मी पड़ती है वो क्यों पड़ती है? अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से और उसके टिल्ट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये अर्थ का टिल्ट ना हो तो क्या हो? अब यहाँ पे देखना, इसमें अर्थ का टिल्ट ना हो तो बस यहीं पड़ती रहेगी रोशनी, यहीं पड़ती रहेगी, यहाँ ये सन है यहीं पड़ती रहेगी। वो अर्थ का टिल्ट है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी अब पड़ रही है और यहाँ पे सर्दी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड रेज पड़ रही हैं, चमक के नहीं पड़ रही हैं रेज, इंक्लाइंड रेज। ये देख रहे हो, यहाँ पे इंक्लाइंड रेज पड़ रही होंगी, क्योंकि ये इंडिया है पीछे की साइड में। 6 महीने बाद क्या होता है? 6 महीने बाद ये होता है कि अब इंडिया में, यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या होता है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है बार बार मुझे प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इंडिया क्योंकि पीछे है, तो यहाँ पे सर्दियों का टाइम चल रहा होगा, तो सर्दियों का, और ये क्यों हो रहा है? टिल्ट की वजह से और रेवोल्यूशन की वजह से। तो अगर टिल्ट ना हो तो अर्थ ऐसी सीधे सीधे होगी, अर्थ अगर ऐसे सीधे सीधे होगी, बस यहीं ऐसे ऐसे करके सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी हमेशा, ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होंगे, सिंपल। लेकिन क्योंकि अर्थ टिल्ट है, तो जब ये वाला हिस्सा इसका सन के करीब है या फिर इसकी तरफ टिल्टेड है, तो यहाँ पे गर्मी। जब इस तरह से टिल्टेड है अर्थ, तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे सर्दी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, इक्लिप्स देखते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ खत्म हो गया। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ऑलमोस्ट खत्म है, अब इक्लिप्स है छोटा सा टॉपिक। अरे ठीक है भाई, अंधेला ही होता है, हैं? अंधेला जो भी हो, अंधेरा होता है, ठीक है, मौज लेते रहते हो जब देखो अंधेरा। अब बचपन से आदत पड़ी हुई है अंधेला बोलने की, तो कैसे जाएगी वो। चलो अभी आते हैं इक्लिप्स पे। इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स होता है जब हमारे सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन पे आ जाते हैं। जब मून भैया हमारे सन और अर्थ के बीच में आता तो सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं, सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। और जब अर्थ भैया हमारे मून और सन के बीच में आता तो उसको लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। तुमने एक चीज़ नोटिस करी, सूरज भैया किसी के बीच में नहीं आ रहे हैं, या तो मून या तो अर्थ बीच में आ रहा है। अगर मून बीच में आ रहा है तो सोलर इक्लिप्स, और अगर अर्थ बीच में आ रहा है तो लूनर इक्लिप्स। क्लियर? सोलर इक्लिप्स को थोड़ा समझते हैं, एक वीडियो में प्ले करूंगा, आपको समझ में आएगा सोलर इक्लिप्स है क्या। अब देखना किस तरह से अंधेला हो जाएगा। अभी उजेला है, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? ये मून है जो सन की लाइट को ब्लॉक कर रहा है, जो आने नहीं दे रहा है, इसलिए अंधेला हो गया यहाँ पे। और लोग चिल्ला रहे हैं, ओह आ ठीक है, तो क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि अंधेला हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से सन की कंप्लीट लाइट को, सन की जो लाइट आ रही थी उसको मून ने ब्लॉक कर लिया।
आने ही नहीं दिया। लेकिन बात ये आ रही कि सन तो इतना बड़ा है, मून तो इतना छोटू सा है, कैसे ब्लॉक कर लेती सन इतनी लाइट को। तो पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लाइट जो है वो किस तरह ट्रैवल करती है। लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो रेक्टिलीनियर मोशन होता है। रेक्टिलीनियर का मतलब होता है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ये। अब क्योंकि जो मून है वो हमारी अर्थ कितना नज़दीक है ना, कि क्लोजर ऑब्जेक्ट्स अपीयर बिगर, इतना तो पता है सबको। तो इसलिए ये पूरा रोशनी को ढक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने देखा कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, जहाँ पे पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक कर लिया। अभी इस तरह का जो हमें सोलर इक्लिप्स होता है जो आपने यहाँ पे देखा, वो उन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा जहाँ पे उस समय दिन होगा। जैसे अभी मान लो भी इंडिया में रात हो गई जैसे फॉर एग्जांपल, और इस टाइम पे एकदम मून जो है हमारा सन और अर्थ के एकदम बीच में आ गया। लेकिन कहीं पे जैसे कि अभी हमने देखा 2 बज रहे होंगे वहाँ पे लंदन में, तो वहाँ पे तो क्लियरली देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ आपको समझ गए। ये सोलर इक्लिप्स 3 तरह का होता है। अगर टोटल रोक लिया तो टोटल इक्लिप्स, ऐसे थोड़ा सा भी बाहर से लाइट निकल रही है क्योंकि पूरी तरह से क्लोज नहीं कर पाया है, तो एन्यूलर, और पूरी तरह से नहीं ढका है एक सर्टेन पार्ट, तो उसको पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं। और ये हट भी बड़ी जल्दी आता है, ऐसा नहीं कि ये चलता ही रहता है, ये जो आपने वीडियो में देखा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ इस तरह से, ठीक है, किस तरह से उसने लाइट को ब्लॉक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 तरह के इक्लिप्स हो गए। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ को नोटिस करो, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया सो दैट आपको मैं अम्ब्रा पेनम्ब्रा दिखा सकूँ। शैडो पड़ रही है, शैडो, छाया, शैडो मून की पड़ रही है अर्थ में, छाया। लेकिन 2 तरह की छाया है, नोटिस करो, एक डार्क है एक लाइट है। ये वाली है वो डार्क है, देखना अभी है डार्क, और इसके किनारे वाली क्या है, लाइट है। अभी देखना, अब देखो है, जो डार्क शैडो है उसको अम्ब्रा बोलते हैं, डार्क शैडो को अम्ब्रा। ठीक है, व्हाट इज अम्ब्रा? अम्ब्रा इज डार्क शैडो किसी भी चीज़ की, ऐसा नहीं इसी की। तुम एक ग्लास रखो, लाइट मारो, तुम्हें दो शैडो देखने को मिलेंगी कहीं पे भी। और जो लाइट शैडो होती है उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, पेनम्ब्रा बोलते हैं इसको लाइट शैडो को। ठीक है, ये तुम समझ गए क्या? ये तुम समझ गए सोलर इक्लिप्स। लूनर क्या होता है? साफ लूनर होता है अर्थ बीच में आ जाए मून और सन के। अब जब अर्थ बीच में आ जाती है ना, तो होता क्या है, होता कुछ ये है कि जैसे सन है, सन की लाइट आ रही थी यहाँ पे, आ रही थी, इसने ब्लॉक कर लिया। इसने ब्लॉक इस तरह से किया कि इस तक पहुँचते मून तक पहुँचते हमने पढ़ा था सन लाइट एमिट करता है वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विबग्योर। और ये विबग्योर क्या होते हैं, इनको किसने पहले बताया था? न्यूटन जी ने, जब प्रिज्म वो डिस्पर्जन करवाया था, डिस्पर्जन जिसको बोलते हैं, 7 कलर मिले थे। इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य किसकी हुई? रेड की हुई। तो मात्र रेड ही पहुंचेगा मून तक। इसलिए जब ये होता है तो हमें एक सिचुएशन देखने को मिलती है जिसको हम रेड मून बोलते हैं। तो ये ब्लू मून कहाँ से आ गया? क्योंकि ब्लू लाइट तो सारी स्कैटर हो जाती है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। फिजिक्स में भी हम पीछे पड़े थे, तभी हमारा एटमॉस्फेयर ब्लू होता है, दिखता है, होता नहीं, होता तो ब्लैक है लेकिन दिखता ब्लू है, क्योंकि व्हाइट लाइट स्कैटर कर जाती है। तो स्कैटरिंग कैसे, प्रकीर्णन कैसे हमारा एटमॉस्फेयर हमें दिखता है ब्लू। और सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड दिखता है। सन की बात हो रही है यहाँ पे, तो मून है, लेकिन सन की बात हो रही है। वो किस लिए था? वो था कि वो अगेन किसकी वजह से था? वो भी स्कैटरिंग की वजह से था। कलर होता है स्कैटरिंग की वजह से, और लेटरल पोजीशन जो होती है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, हम पढ़े थे इसको। ठीक है, तो ब्लू मून करके कोई मून नहीं होता है। तो ये फिर ब्लू क्यों दिखाया गया? इस तरह का कोई मून नहीं होता। ब्लू मून का मतलब होता है 2 फुल मून इन अ सिंगल मंथ। एक महीने में अगर 2 फुल मून हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। लेकिन बात यह आती है कि फुल मून क्या होता है? फिर फुल मून तो पढ़े नहीं अभी, फुल मून भी पढ़ लेते हैं। ये न्यू मून और फुल मून क्या होता है देखो, ध्यान समझना। अभी ये कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगा यहाँ पे, और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया तो मतलब तुम्हें समझ रहे हो अच्छे से, नहीं क्रिएट हुआ तो फिर मतलब समझ नहीं रहे हो तुम। ये एक कंडीशन है जहाँ पे ये सन है। ठीक है, रटने को रट भी सकते हो, मैं रटवा भी सीधे मैं बता भी दूंगा, ये आएगा, लेकिन समझना है तो आप समझ सकते हैं ऐसे। ये सन है, ये मून है जो बीच में देख पा रहा है, ये अर्थ है। ठीक, सन चमक के अपनी रोशनी कहाँ चमका रहा है? ये पार्ट वाले में चमका रहा है। सन अपनी रोशनी चंद्रमा पे मार रहा है, लेकिन पीछे वाले साइड में। तो क्या हमें चंद्रमा दिखेगा जो हम यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हमें चंद्रमा दिखेगा? नहीं दिखेगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं न्यू मून, जब हमें चंद्रमा नहीं दिखता है। ये घूम के ऐसे पीछे आ जाएगा यहाँ पे जब, क्योंकि हमें पता है कि मून हमारी एक सैटेलाइट है। जिस तरह
हम मतलब अर्थ सन के अराउंड घूम रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं, उसी तरह हमारा सन सॉरी मून चंद्रमा वो हमारे अराउंड परिक्रमण कर रहा है, वो हमारे अराउंड घूम रहा है। कितना टाइम लेता है जरा बताइए? क्योंकि हमने कल देखा था कि मून का सिर्फ हमें एक ही साइड विजिबल होता है, मून का सिर्फ मैक्सिमम हमें 59% ही विजिबल होता है, और उसको बोलते हैं फुल मून, क्योंकि उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम होता है सेम, एंड दैट इज 27.13 डेज। अब यहां पे सन की जो लाइट है, सन की जो लाइट है यहां से जाके अब ये मून यहां पे आ चुका है, तो अब इसकी जो पूरी लाइट है वो यहां पे पड़ेगी। सर 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 अपनी बात से आप पलट रहे हैं, यही दिमाग में डाउट आया होगा। ये तो ब्लॉक कर लेगा ना, ये तो लाल लाल दिखना चाहिए, हमें तो लाल लाल ना दिखता, ये हमें तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। इसको बोलते हैं पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा में तुम देखोगे चंद्रमा पूरा दिखेगा और एकदम रात में भी उजेला रहेगा। यह है अमावस की रात, न्यू मून। लेकिन डाउट का आंसर तो अभी भी मैंने नहीं दिया आपका कि क्यों। अभी तो आप बोले थे कि पूरी तरह से ब्लॉक कर लेगा, कायदे से तो यहाँ अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए कायदे से यहाँ पे अंधेरा होना चाहिए। तो उसका रीज़न है ये, उसका रीज़न ये है कि हमारी जो अर्थ, मून और सन है ना, वो एक सीध में तो हैं, ठीक है। मैं 2D फिगर में तो बोल सकता हूँ, ये हो गया तुम्हारा मून, ये हो गया तुम्हारी अर्थ, ये हो गया सन, ठीक है, एक सीध। लेकिन एक प्लेन पे नहीं होते हैं, ये टिल्ट होता है। ये आप देख पा रहे हैं 5 डिग्री का टिल्ट है ये। समझे कुछ मैं बोल रहा हूं कि यहां पे सन रोशनी मार रहा है ना इस पे, लेकिन ये पार्ट विजिबल नहीं है। न्यू मून डार्क है, जब ये पीछे आएगा तो यहां पे होगा। सन अपनी रोशनी अब यहां पे मार रहा है, ब्लॉक कहां कर रहा है? अर्थ तो ऊपर है ना, ब्लॉक कहां पे कर रहा है? उसकी रोशनी तो मिल रही है। तो सर लूनर उसमें कैसे बता दिया कि ब्लॉक कर रहा है? उसमें हम इसलिए बता दिए क्योंकि इस प्लेन में भी एक ऐसा टाइम आता है कि तीनों एक प्लेन में भी हो जाते हैं। अभी तो एक सीध में है, अभी तो एक सीध में है, ठीक है, तीनों एक सीध में। लेकिन जब ऐसा टाइम आता है कि तीनों एक प्लेन में ही हो जाते हैं तो लूनर इक्लिप्स हो जाता है। यानी कि लूनर इक्लिप्स हमें कब देखने को मिलेगा? लूनर इक्लिप्स की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? लूनर इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है कब? लूनर इक्लिप्स अब देखने को मिलता है जब हमारी जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में होती है। क्लियर है? समझ गए यहां तक कि लूनर इक्लिप्स और न्यू मून में डिफरेंस क्या होता है? तो न्यू मून और फुल मून ये रोज का, ऐसे महीने में कई बार होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फुल मून हर महीने तो होता ही होता है, और अगर 2 फुल मून हो जाए किसी महीने में तो उसको एक ब्लू मून बोलते हैं। तो समझ गए ना कि क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लूनर इक्लिप्स में तो मैंने बोला कि यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही है, पड़ भी रही तो लाल रोशनी जा रही तो रेड मून हो रहा है, शैडो पड़ रही है, अर्थ की शैडो पड़ रही है। लूनर इक्लिप्स में शैडो पड़ रही होती है, यहाँ पे शैडो नहीं पड़ रही होती है क्योंकि अभी प्लेन में नहीं है तीनों एक। जब प्लेन में आते हैं ना तो लूनर इक्लिप्स होता है। क्लियर है ये चीज़? और उसको पूर्णिमा बोलते हैं और उसको अमावस बोलते हैं, ठीक है। ठीक सर, लूनर इक्लिप्स न्यू मून, लूनर इक्लिप्स आपका फुल मून में होता है, ठीक है। लूनर इक्लिप्स आपका फुल मून में होता है। जैसे ये क्या है, ये कौन सी सिचुएशन है जहाँ अर्थ बीच में है, अर्थ बीच में है किसके? मून और सन के। तो फुल मून में ही एक लूनर इक्लिप्स आपको देखने को मिलता है। लेक्चर हो गया खत्म। ठीक, समझ गए सभी लोग? Sir, which force is responsible for the rotation of planet? Like for the revolution, it is centripetal force. क्या है डाउट? विच कौन सा मतलब रोटेशन, घूर्णन की वजह से पूछे हो ना? तो बताया तो था यार पिछले लेक्चर में, ग्रेविटेशनल फोर्स। और बताया नहीं था ऐसे करके कि मतलब ये मैडम है और आप इनके अराउंड ऐसे घूम रहे हो, क्यों? क्योंकि सेंटर ये मतलब अट्रैक्ट कर रही हैं आपको, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप इनका प्लेन, आप इनका जो मतलब वो छोड़ के जा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक तो उसकी वजह से तो घूम ही रहे हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी लग रहा है, वो एक स्यूडो फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब मेन तो रेवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है अगर हम देखें तो यहाँ पे, ठीक है। मेन तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रेवोल्यूशन के लिए, जो उसके अराउंड परिक्रमण हो रहा है। ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट और टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हम ये बोल सकते हैं कि भाई मतलब वो स्पिन ही हो रही थी
शुरू से ही ऐसे घूम रही थी, तो अभी भी घूम रही है। इसके पीछे ऐसा कोई फोर्स नहीं है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा बहुत मतलब इसमें ग्रेविटेशन का भी वो हो सकता है, क्योंकि भाई रिवॉल्व कर रही है तो उसकी वजह से हल्का सा उसमें रोटेशनल स्पीड भी आ रही है, लेकिन ऐसा सच कोई डिस्टिंक्टिव फोर्स नहीं जिसकी वजह से वो अर्थ जो है हमारी रोटेट करती है। ऑलराइट, चलिए अभी करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस किए जाएँ। अमावस की काली रात, चंद्रकांता में एक सीरियल आता था ना, अमावस की काली रात को वो भालू बन जाता था है ना, ऐसा कोई सीरियल आता था। चलो अभी करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, रेड मून कब होगा? बता तो दिए अविष्ठा जी कि रेड मून तब होगा जब ल्यूनर इक्लिप्स होगा, जब सनलाइट जो आ रही है अर्थ ब्लॉक कर लेता है, लेकिन जो लाल वाली है क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो वो मून तक पहुंच जाती है, तो लाल लाल लगता है वो हमें, ठीक है। आज क्लास जल्दी हुए, रोज़ एक्सेप्टेड। अच्छा, बहुत रोज़ रोज़ आज हो रहा है ना, रुको अभी होने दो लेक्चर को कंप्लीट। सर 14, ठीक है चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ? तो कौन सा रीजन होता है? इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। और कौन सी ऐसी दो डेट होती हैं जहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, उनको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। एक तो 21 मार्च होती है और 23 सितंबर होती है। सेकंड, विच फोर्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड्स द राइट? ये हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि कॉरियोलिस फोर्स होता है जो अर्थ के रोटेशन, अर्थ के घूर्णन की वजह से जनरेट होता है, लेकिन इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अब इसको स्किप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? इनमें से कौन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा को रिप्रेजेंट करता है? तो मकर रेखा की बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो है 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ये है एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक वृत्त है ये, ठीक है। ये है हमारा आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त, ठीक। चलिए 4th, द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन नहीं करना है अभी क्योंकि इंडिया के बारे में भी नहीं पढ़े हैं। ये भी चलो पढ़ तो लिए तो कर सकते हो। कौन सा हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो मैंने गलती से 66.5 लिख दिया था, तो 82.5 डिग्री ईस्ट होगा। इसको ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मिनट में भी कभी इसको दर्शा देते हैं। तो 90 डिग्री ईस्ट नहीं किया अभी उन लोगों ने, ठीक है। अभी इंडिया के बारे में पढ़ा ही नहीं ना, तो इसको भी वैसे तो पता होगा है ना, लेकिन इतना तो यार कर ही सकते हो, इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ऑफ कौन सी लाइन के? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर या फिर प्राइम मेरिडियन? किसके नॉर्थ में? इंडिया। तो इंडिया है नॉर्थ में किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बीचों बीच से पास होती है। इस पार्ट का क्या हो गया, तुमने मोए मोए कर दिया इस पार्ट के साथ है, ये तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, सर नॉर्थ ऑफ कैप, हाँ यही बोलोगे नॉर्थ ऑफ कैप्रिकॉन भी तो है, लेकिन वो नहीं लेंगे, ठीक है। इमीडिएटली नॉर्थ किसके है? तो इक्वेटर के है, तो यहाँ पे इक्वेटर लेंगे, भूमध्य रेखा लेंगे, ठीक है। चलिए 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स? 1 डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर होते हैं? 111 किलोमीटर। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने नंबर अक्षांश होते हैं? तो हमने पढ़ा था 181 होते हैं, 181। क्वेश्चन नंबर 9th, ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजिशन कॉल्ड एपीहीलियन? पेरीहीलियन में सबसे पास, एपीहीलियन में सबसे दूर। पेरीहीलियन होता है सबसे पास यानी कि 4th या फिर रफली 3rd जनवरी के टाइम पे होता है, ठीक है। 147 मिलियन का डिस्टेंस होता है, 147 मिलियन किलोमीटर्स। और यहाँ पे एपीहीलियन होता है सबसे दूर 152 मिलियन किलोमीटर्स, और ये होता है हमारा 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी। और अच्छा हाँ ध्यान रखना, ऐसे करके तुम टर्म सुनोगे पेरीजी अपोजी, ठीक है। पेरीजी और एपोजी करके सुनोगे, ये क्या होते हैं? ये भी पेरीहीलियन एपीहीलियन की तरह होते हैं। जिस तरह अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है, और तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सबसे नज़दीक होता है और एक सबसे ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होता है। ऐसे ही जब हमारी मून जो है वो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब मून सबसे अर्थ के नज़दीक होता है, पास में होता है, उसको पेरीजी बोलते हैं। और जब मून सबसे दूर होता है उसको एपोजी। अब इसकी डेट्स मत पूछना, क्योंकि बहुत मतलब ये साल में बहुत बार होता है, साल में बहुत बार होता है ये, तो इसकी डेट्स नहीं पूछेगा कभी भी। लाइन्स ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड एज आइसोहेलाइन, आइसोक्रोन, आइसोबार या फिर आइसोब्रंट। बताइए क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? तो आइसोहेलाइन तो वो लाइन्स है जो ज्वाइन कर रही हैं
उन पॉइंट्स को जहाँ पे सेम सैलिनिटी है। हेलाइन का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम होता है और हेलाइन का मतलब सेलाइन होता है। सेलाइन मतलब खारा, जैसे कि हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ते हैं हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन करके वो लाइन होती है जिसके बाद एकदम से सैलिनिटी में इंक्रीज होता है, मतलब कि लवणता जो है एकदम से बढ़ती है, खारापन एकदम से बढ़ता है, ठीक है। आइसोक्रोन की बात करें तो वो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन जहाँ पे इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम, उनको बोलते हैं इक्वल ट्रैवल टाइम। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही पूछ रहा था ना, इक्वल ट्रैवल टाइम, ठीक। हाँ, फिर अगला क्या है हमारा? अगला है आइसोबार। तो ये सब जानते हैं कि प्रेशर, सेम प्रेशर वाली, ठीक है। आइसोब्रंट बोलते हैं जहाँ सेम लेवल का थंडर स्टॉर्म आता है। थंडर स्टॉर्म जहाँ पे सेम सेम लेवल का आता है, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन बनेगी उसको आइसोब्रंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर डैश टू द पोल्स आर नोन एज ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर अंटार्कटिक सर्कल। तो क्या आंसर होगा? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सारे क्या है? पैरेलल्स। इनको लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल से बोलते हैं बिकॉज अगर हम देखें सारे आपस में पैरेलल है, समानांतर है। ये क्या है? सर्कल है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से समानांतर सर्कल है, यानी कि पैरेलल्स हैं। इज दैट क्लियर? सभी आर्यन पटेल, मनीष, सबका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये हमने पढ़ा था कि ग्रेट सर्कल हमारा लैटिट्यूड सिर्फ एक ही है, दैट इज इक्वेटर, और सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल होते हैं, महान वृत्त होते हैं। व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट्स? पूरी पृथ्वी पे समान दिन व समान रात कब होते हैं? तो ये होता है इक्विनॉक्स पे, विषुव पे 2 दिन होता ही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ये एक तो होता है हमारा ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर, और एक होता है वर्नल जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं 21 मार्च। नेम दी स्टेट नहीं करना है अभी, ठीक है। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं पढ़ा है अभी भी। ये कर सकते हैं लेकिन ठीक है, इसको भी अभी स्किप ही कर दो। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? क्या कारण होता है दिन और रात का? सुधांशु यादव विसर वेस्ट से ईस्ट में जाने पे एक दिन कैसे गेन हो जाता है? गेन यार वही है कि मैंने उस सिंपल है, वैसे अगर आप देखें तो सिंपल है। कैसे? यहाँ से अगर आप चल रहे हैं, किसी भी पॉइंट से चल रहे हैं, मान लो कि इस पॉइंट से, ठीक है, मान लो ये इंटरनेशनल डेट लाइन वाली लाइन है, ठीक है, इससे आप चल रहे हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, सिंपल। और 24 घंटे का एक दिन होता है, यानी कि जब आप इसमें आएंगे तो एक आपको दिन ऐड करना पड़ेगा, रफली स्पीकिंग, ठीक है। तो जब आप यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो आप एक दिन ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो एक दिन सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? अब ज़्यादा मैं डीप में नहीं घुस रहा हूँ बिकॉज उतना नीडेड नहीं है आपके लिए, ठीक है। डे एंड नाइट होता है आपका रोटेशन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। रेवोल्यूशन की वजह से हमारा सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, और उस रेवोल्यूशन के लिए और एक और कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, स्टोंक्स डूमर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी कल परसों मैं आपको बता दूंगा कि अगर जिनको 100 मंथ की वैलिडिटी करनी है लाइफ टाइम के लिए तो कैसे कर सकते हैं। द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज। तो फोर्स कौन सा जनरेट होता है? अभी मैंने बताया भी था, वैसे नहीं भी पता तो कोई नहीं, हम आगे देखेंगे। कॉरियोलिस फोर्स होता है, कॉरियोलिस बल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ द सोलर एक्लिप्स? अच्छा, एक तुम में से क्वेश्चन पूछते हो तुम, ठीक है। जब अर्थ हमारी घूमती है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो मैं सभी लोग आंसर देना। ये क्वेश्चन है कि मान लो जैसे हम ये अर्थ हमारी घूमती है ना, ये तो सबको पता है, अभी पढ़ लिया है। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है ये इंडिया है, ठीक है, और हमें यूएसए जाना है। तो कुछ टाइम बाद पृथ्वी घूम के यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसा ना करें, जैसे मान लो जाना है कि एरोप्लेन ले और एरोप्लेन को खड़ा कर दें ऊपर ही, मतलब एरोप्लेन उड़ाएं और एरोप्लेन को वहीं स्टेबल कर दें, ऊपर उड़े नहीं, बस वहीं पे रुका रहे। जब अर्थ घूम के आएगी यहाँ पे तो वहीं लैंड करवा दें, पहुँच जाएंगे यूएसए में। क्यों चलना? व्हेन अर्थ इज चलिंग। अर्थ जब चल रही है पृथ्वी, तो हमें क्यों चलने की ज़रूरत है? मैं इस चैनल पर नया हूँ तो मुझे कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? बताते हैं स्टूडेंट कृष्णा लास्ट में, भी रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। किसी के मन में बताओ क्यों क्यों ऐसा नहीं होता है? ये तो ऐसा था नहीं सोचा, या फिर ऐसा किया जा सकता है? बताओ। हवा पे लटके रहे, पृथ्वी जब घूम के आएगी यूएसए तो बस वहीं लैंड करवा देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ द सोलर इक्लिप्स? तो सोलर इक्लिप्स क्यों होता है? सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब हमारा मून बीच में आ जाता है, पोजीशन ऑफ मून, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
हाँ ये बढ़िया था। बेटा मोहित, मोहित बोल रहे हैं सर ये क्या बकवास कर रहे हो। बेटा मोहित, जब आंसर पता होता है ना तो इसी तरह के अंदर से इरिटेटिंग शब्द निकलते हैं। अब आंसर तुम्हें पता नहीं, इतना फास्ट मूव थोड़ी करता है। थोड़ी करता है। एटमॉस्फियर भी साथ साथ में मूव करता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि एटमॉस्फियर जो है हमारा वो भी साथ साथ मूव करता है, वो वहाँ पे रुका नहीं हुआ एटमॉस्फियर, ठीक है। 20th पे आते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो एंगल कितना इंक्लिनेशन का। ये अमन ने सही आंसर दिया है। अर्थ अपने साथ सराउंडिंग को भी लेके घूमती है, बिल्कुल। जो हमारा एटमॉस्फियर है वो भी साथ में घूमता है। हम्म चलो, तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये 23.5 डिग्री का है एक्सियल इंक्लिनेशन, और ऑर्बिटल प्लेन से कितना एक्सियल इंक्लिनेशन है 66.5 डिग्री। व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन इट इज कॉल्ड एज। जब हमारी अर्थ सबसे नज़दीक होती है सन के, दैट इज पी से पास, पी से पेरिहिलियन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी डेट होती है। 3 जनवरी डेट होती है, ठीक है। और एपीहिलियन होता है 4 जुलाई, जब सबसे दूर होती है हमारी अर्थ, ठीक है। एंड पेरिजी अपॉजी मैंने बता दिया, वो मून के रिस्पेक्ट में। और याद कैसे कर सकते हैं भाई, हम चंदा मामा की स्टोरी पढ़ते थे और मामा के लिए हम जी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पेरिजी अपॉजी, चंदा जी के लिए, ठीक है। जब चंदा जी अर्थ के सबसे नज़दीक होंगे पेरिजी, जब सबसे दूर होंगे तो अपॉजी, ठीक है। 22 व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या है। प्लेन फॉर्म बाय द एक्सिस, प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट। तो ऑब्वियस बात है प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज। मोशन अराउंड द सन को क्या बोलते हैं। रेवोल्यूशन, बेसिक से क्वेश्चन है, ये है प्रीवियस ईयर वाला। After the full moon day, the sun-lit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. The size of illuminated part of the moon visible from earth increases in size every day. After the full moon day, I think ये दूसरा वाला स्टेटमेंट कुछ कंप्लीट नहीं है। आफ्टर द फुल मून डे, फुल मून का मतलब समझ में आ रहा है। फुल मून मतलब जब पूरा हमें मून विजिबल है। पूरा मतलब का है कि पहली बात तो पूरा मून हमें कभी विजिबल होता ही नहीं है, मैक्सिमम 59% हो सकता है। तो वो जो मैक्सिमम 59% है जब वो विजिबल होता है उसको बोलते हैं फुल मून, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो मैक्सिमम है। अब इसके बाद जो भी होगा वो कम होता जाएगा, कम 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 कम, और वो अमावस्या मिलती जाएगी। फुल मून मतलब पूर्णिमा, और धीरे धीरे अमावस्या की तरफ बढ़ेंगे। अब तो सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेस, ये बिल्कुल सही है। The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases in size every day. Size of illuminated part of the, इसको कर लो आफ्टर, इसमें कर लो आफ्टर न्यू मून, आफ्टर द न्यू मून। तो ये सही हो जाएगा, ये भी आपका, और आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा, ठीक। After a full moon day, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. On the 15th day, the moon is not visible. The day is known as new moon और अमावस की रात, वो काली काली रातें। What does the spring equinox occur in the northern hemisphere? उसके आगे नहीं बोलूँगा। चलो, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो ये 20 स्प्रिंग का मतलब वही वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स तो ये होता है 21 मार्च को, 23 सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 हाउ मैनी, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। प्लानिटरी साइंटिस्ट कॉल दी, ठीक है। सर पॉलिश आ गया, पॉलिश क्या क्या पॉलिश कर रहा हो। चलो भाई 2-3 क्वेश्चन और, 30 से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। प्लानिटरी साइंस ये हम लोग कल कर चुके हैं आई थिंक क्वेश्चन। लूनर एक्सोस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। द अप्रॉक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून्स। चलो, तो लगातार 2 नए चंद्रमाओं के बीच की अनुमानित अवधि कितनी होती है। सभी लोग भाई डीप ब्रीथ कर लिया करो बीच बीच में, है ना। चलो, तो न्यू मून्स के पीछे पूछा। अब न्यू मून्स हमें पता, न्यू मून क्या है, मतलब जब हमें ये मून है, ये सन है, ये अर्थ है, यानी कि हमें अंधेला है सब यहाँ पे, ठीक है। तो रफली महीने में एक बार, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो 2 कंसेक्यूटिव न्यू मून के बीच में 29.5 डेज का। तो एक महीने में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 हमें फुल मून दिख जाते हैं, तो उसको हम ब्लू मून बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज फॉल हो रही हैं,
डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर एट द पोजीशन नन ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कोई भी पोल जो है टिल्टेड नहीं है, कोई टिल्ट नहीं है। जब टिल्ट ऐसे होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी, ठीक है। जब टिल्ट ऐसे होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी, ऐसे होता है। लेकिन जब इक्वेटर पे पड़ रही होती है इक्विनॉक्स, तो डायरेक्ट रेज वहाँ पड़ रही होती है, ठीक है। अभी आपको खुद से करना है जितने क्वेश्चन है। धन्यवाद सभी का। हमारा लेक्चर होता है आज का ख़त्म, मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए, तो डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन वगैरह। और किसी ने पूछा था डाउट, हाँ न्यू है तो न्यू है तो आप, जैसे अब न्यू को तो मैं ही एडवाइस करता हूँ कि बैच से कर सकते हैं, लेकिन कोई मस्ट नहीं है बैच से। आप PYQ सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लैकिंग लगता है। पर जिसका तो हो चुका होता है तो उसको मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, उसको तो मैं बोलता हूँ PYQ सीरीज़ जो फ्री में चल रही है यूट्यूब पर, इसीलिए वो मैंने चला रखी है और वो हमेशा फ्री ही रहेगी, हमेशा, ठीक है। तो उससे आप कभी भी उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि अब ये जो क्लास है और इसको भी मैंने लाइव फ्री इसीलिए कर रखा है, ये पेड बैच की क्लासेस हैं जो मैंने फ्री लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे, सो दैट कि आपको कोई टॉपिक, जैसे ये टॉपिक था आपको क्लियर नहीं था, फिर ज्योग्राफी आपको क्लियर नहीं थी, ज्योग्राफी ही पढ़नी है, तो आप लाइव आके इतने टाइम पढ़ सकते हैं। फिर भी 15-20 मिनट बाद भी ये वीडियो लाइव रहता है, तो ताकि आप उसके नोट्स वगैरह कुछ रह गया तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो वीडियो है ये एप्लीकेशन पर चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे आपकी वीकली क्विज भी होती है एंड हैंड रिटन नोट्स होते हैं इंग्लिश और हिंदी के, ठीक है। हर्षित डिस्काउंट तो नहीं है अभी। अच्छा, आपने कृष्णा मैसेज कर दिया है क्या? फिर से एक बार आप मैसेज कर देना इस नंबर पे, ये नंबर मेरा नहीं है मैं बता दूं, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको आईफोन वाला लिंक मिल जाएगा। जेनिथ एंड नादिर, बताइए क्या है जेनिथ एंड नादिर, क्या है? मतलब इंग्लिश की क्लास चल रही है, एंटोनी सिनो चल रहा है यहाँ पे। टिल्ट क्यों होता है अर्थ में? सुबह मुखर्जी टाइम पे आया करो तो टिल्ट भी हो जाएगा अर्थ पे। बताया था, एक पत्थर आया था एक दिन, खड़ाक से लगा और टिल्ट हो गया, यही है इसका रीज़न। रोज़ डे का तो क्या बताएं, रोज़ डे है। चलो तो मिलते हैं कल, ठीक है, थैंक यू।